एक आदमी मर्डर करता है, जेल में जाता है, अंदर से बाहर आने के लिए वो दूसरा मर्डर करवाता है उसी फैमिली के व्यक्ति का कि आप मुझे बाहर क्यों नहीं आना देना चाह रहे। आप वो आदमी फिर से बेल रखता है, उसको ट्रायल के अंदर कोर्ट ने बाइज्जत बरी छोड़ दिया क्योंकि जो विटनेस है उसने कॉम्प्रोमाइज कर दिया। और हमारे आज के गेस्ट उत्कर्ष दवे जो एक एडवोकेट हैं गुजरात हाई कोर्ट में, उन्होंने बताया कि हमारे देश में सिर्फ 21 जजेस हैं हर 10 लाख लोगों के लिए। इंडिया के लोअर कोर्ट्स में 4.5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं। अगर इसी स्पीड से हम लोग बैकलॉग क्लियर करने लगे और न्यू केसेस ऐड ना हो तो भी 300 साल लगेंगे सब केसेस क्लोज करने में। क्यों छूट जाते हैं? जो प्रोसीजर फॉलो करना होता है सिंपल, वही पुलिस नहीं कर पाती, जिसका फायदा डिफेंस के लॉयर लेते हैं। बट कर पाती नहीं है कि करती नहीं है, अधिकतम करना नहीं चाहती। अगर बड़ा आदमी तो ऐसे ही छोड़। बिल्कुल 100% मैंने देखा हुआ है सर। ये FIR में नाम भी नहीं आएगा, अगर आप पावरफुल है तो वो केस टर्न होता है, ये मैंने देखा हुआ है। आपके केस की मोरबी 135 लोगों को मारने के बाद शायद 14 महीना जेल में रहे, उसके बाद बेल पे आ गए। तो ये सजा है हमारे देश में, बेल, रिमांड, जेल और फिर बाहर। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? सबसे हार्श लेसन क्या सीखा इस सिचुएशन से? अगर तुम्हारी जेब में पैसा है तो तुम्हें छू नहीं सकता कोई। यू हैव द पावर टू मैनिपुलेट एनीथिंग। सो मनी, पॉलिटिकल पावर, अथॉरिटी पावर, ये तीनों जिसके पास, वो जेल नहीं जा सकता। 99% नहीं जा सकता। चला भी गया तो मान लो फॉर्मेलिटी है। आप उस व्यवस्था में रह रहे हो जहाँ आपका सबसे बड़ा गुनाह है अगर आप गरीब हो। लाल चंदन का ब्लैक मार्केट कितना बड़ा है? इसके जितने अच्छे उपयोग हैं उतने ही खराब उपयोग हैं। इट इज एब्सोल्युटली मेंट टू बी एक्सपोर्टेड। एक कंटेनर की अप्रॉक्स प्राइस क्या होती होगी? अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मार्केट वैल्यू 10 करोड़। डर नहीं लगता कोई भी डेथ से? भगवान से डरता हूँ, गलत करने से डरता हूँ, बाकी मैं किसी से नहीं डरता। करने वाला बोलता नहीं है, वो बोलने वाला करता नहीं है। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह से और इंसाइटफुल और बेहतर पॉडकास्ट बनाते रहें। एंड इस पूरे शो का ऑडियो एक्सपीरियंस Spotify पे अवेलेबल है, जहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द शो। टेल मी अबाउट सम पॉपुलर, कोई दबंग था या है? जैसे हमने सब यूपी बिहारी सुना है। नहीं ऐसा नहीं है। मैं आपको बहुत ये विश्वास के साथ बता रहा हूँ और ये मेरा खुद का पर्सनल केस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 4-5 साल पहले की बात है राज भाई, मेरी ही ऑफिस की एक मैटर, एक सिंपल बेल अंडर सेक्शन 302, जिस आदमी ने मर्डर किया था उसकी बेल लगी थी हाई कोर्ट में। हम उसको अपोज कर रहे थे फॉर विक्टिम्स। आप मानिए इसमें मैंने क्या देखा। एक आदमी मर्डर करता है, जेल में जाता है, जेल में जाने के बाद वो बाहर आने के लिए प्रेशर क्रिएट करता है विक्टिम फैमिली के ऊपर कि आप मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, वरना तो बहुत कुछ मैं आपका ख़राब कर दूंगा। विक्टिम फैमिली ऐसा कहती है कि हम कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करें, हमने तो हमारा बेटा गुमाया है। उस विक्टिम फैमिली से उसका कोई परिवार का व्यक्ति जब जा रहा होता है तो उसके ऊपर फिजिकल असॉल्ट करते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, मारते हैं, अधमरा कर देते हैं। उनकी FIR पुलिस नहीं लेती। कोर्ट के सामने हो रहा है? कोर्ट के सामने नहीं हो रहा। कोर्ट प्रोसीडिंग्स तो कोर्ट के अंदर चल रही है, कोर्ट के बाहर जो हो रहा है उनके गांव में या वो लोग जहाँ रहते हैं, ये वहाँ की बात है। आप मान के चलिए कि एक आदमी एक मर्डर के केस में है, उसके अंदर से बाहर आने के लिए वो दूसरा मर्डर करवाता है उसी फैमिली के व्यक्ति का कि आप मुझे बाहर क्यों नहीं आना देना चाह रहे, आप समाधान नहीं करेंगे मेरे साथ, आप मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, मैं बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। तो दूसरे के बाद वो आदमी फिर से बेल रखता है, तो फिर से विक्टिम फैमिलीज जो है वो अपोज करने की कोशिश करती है। अब मान के चलिए शायद 1-2 ईयरिंग बाद बेल डिसमिस हो जाती है, लेकिन मुझे अभी रिसेंटली पता चला कि उसके अंदर उसको ट्रायल के अंदर कोर्ट ने बाइज्जत बरी छोड़ दिया क्योंकि जो विटनेस है उसने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया और हॉस्टाइल टर्न हो गए सारे। तो ये लेवल, ये ना गुजरात की बात है, ये ना कोई उत्तर प्रदेश की बात है, पर ना कोई पर्टिकुलर स्टेट की बात है, ये वही बात है जो हमारे जुडिशियल सिस्टम में होता है। क्यों छूट जाते हैं ऐसे? इसका सबसे बड़ा रोल है पुलिस के ऊपर।
अब देखिए फैक्ट आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि आपके पास आपके ऊपर कोई भी घटना हुई राजभाई, तो सबसे पहले आप उसकी पुलिस कंप्लेन करोगे। पुलिस कंप्लेन करने के बाद पुलिस आपकी कंप्लेन को समझेगी, उसको लिखेगी, उसके बाद उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगा। अगर वो 7 साल से ज़्यादा पनिशमेंट वाला ऑफेंस है तो आपको अरेस्ट करेंगे, आप अंदर जाओगे, बेल रखोगे, XYZ। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है राजभाई वो है चार्जशीट। चार्जशीट इन शॉर्ट हम समझ लें क्या है, तो चार्जशीट है पूरे इन्वेस्टिगेशन का चिट्ठा। आपके क्राइम की पूरी कहानी वो चार्जशीट है जो पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है। ठीक है। अब मान लो कि आप कोई ड्रग्स के केस में पकड़े गए हो, तो जो कमर्शियल क्वांटिटी या जो भी कॉन्ट्राबैंड आपके पास से मिली हुई है, वो कॉन्ट्राबैंड को सीज करना, उसको अनसीज करना, उसको FSL में भेजना, FSL में अनपैक करना, अनपैक करने के बाद अगर आपने कोई टेलीफोनिक कम्युनिकेशन किया है उस कॉन्ट्राबैंड को लेके, तो उसके ऊपर 65B सर्टिफिकेट लगेगा। अब मान लो कि इसके अंदर इतनी टेक्निकल फेलियर्स करती है पुलिस या कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कि इसी के ऊपर ही डिफेंस लॉयर जीत जाते हैं कोर्ट के अंदर। मैं मैक्सिमम बार ये देख चुका हूँ कि जो प्रोसीजर फॉलो करना होता है सिंपल, वही पुलिस नहीं कर पाती है या कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं कर पाती, जिसका फ़ायदा डिफेंस के लॉयर लेते हैं। बट कर पाती नहीं है कि करती नहीं है? अधिकतम करना नहीं चाहती और अधिकतम करती भी नहीं है, हम दोनों तरीके कह सकते हैं इसको। करना क्यों नहीं चाहती? बिकॉज इंसेंटिवाइज है कि कोई पैसे देगा और छूट जाएगा। नहीं, आप समझ लीजिए आज के जो हमारा जो ज़माना है, इसमें पैसा ही सबसे इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें पैसे के साथ साथ इम्पोर्टेंट है कि किसके ऊपर अक्यूज्ड कौन है, किसके ऊपर कुछ करना है, क्या उसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, क्या वो कोई हेडस्ट्रॉन्ग आदमी से जुड़ा हुआ है, क्या वो मुझे पैसे के साथ साथ अगर मैं उससे पैसा नहीं लूँगा तो मुझे कोई आगे वो रिसोर्स दे पाएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पुलिस सोचती हैं, जो एक इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आती हैं और उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेट। अगर बड़ा आदमी तो ऐसे ही छोड़ दो? बिल्कुल 100% मैंने देखा हुआ है सर, ये बिना पैसे के ही छोड़ दो, क्योंकि बड़ा आदमी कभी ना कभी काम आएगा। 100% सर, आपका FIR में नाम भी नहीं आएगा। अगर आप पावरफुल है, आप पोटेंशियल है, तो वो केस टर्न होता है, ये मैंने देखा हुआ है। तो पुलिस ना FIR में नाम लिखेगी? ऐसा नहीं है। क्या कर सकते हो आप? अगर सीधा सीधा ऑफेंस करके आए हो तो आपके ऊपर FIR होने वाली। पर मान लीजिए कोई फाइनेंशियल फ्रॉड है, वो फाइनेंशियल फ्रॉड में आप एक कड़ी के, एक चेन के एक हिस्से हो। अब वो फ्रॉड है करोड़ एंड करोड़ ऑफ रुपीज़ में, आप हो एक SHO इन्वेस्टिगेशन करने वाले। अब SHO किसके अंदर आता है? अगर सिटी है तो DCP के अंडर आएगा या कमिश्नर के अंदर आएगा, और अगर कोई रूरल एरिया है तो SP के अंदर या SSP के अंदर आएगा। तो आपको SHO से लेना ही देना ही नहीं है। आप इतने हेडस्ट्रॉन्ग आदमी हो, आप इतने पॉलिटिकल कनेक्टेड हो कि आप सीधा फ़ोन करोगे SP को। वो FIR जो लिखने वाली थी ABCDEFG, उसके अंदर से ABCDEFG गायब हो जाएगा और HIJKLM शुरू होगा। ये हमने देखा हुआ है प्रैक्टिकली। मैं आपको इसको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। मेरा एक केस है, मोरबी ब्रिज ट्रेजेडी। उसके अंदर 135 लोग मरे। बहुत ही दुखद घटना थी ये। आप मान के चलिए आज तक वो मैटर पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। एक ऐसा केस जिसके अंदर 135 लोग मरते हैं राज भाई, सबसे पहली जिम्मेदारी किसी भी स्टेट की क्या होती है? रेस्क्यू ऑपरेशन करना। हाँ, कि 135 लोगों को भाई गिर गए हैं, दूसरे एग्जैक्टली आसपास लोग हैं उनको बचाओ। एग्जैक्टली तो इतने लोग गिर गए हैं तो सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन करना है। ऐसा होता है इस केस के अंदर कि रेस्क्यू ऑपरेशन तो एक साइड चल रहा है, पर इस केस के SHO साहब को इतनी अर्जेंट होती है, इतनी अर्जेंसी हो जाती है कि कुछ ही घंटों में मीनवाइल लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, एक FIR रजिस्टर हो जाती है। और वो FIR में से जो बड़ी मछलियाँ होती हैं उनके नाम ही नहीं होते, केवल छोटी मछलियों के नाम होते हैं। हम इसको चैलेंज करते हैं कोर्ट बाय कोर्ट, वेट सॉरी, मेरे को केस शुरू से समझाओ कि हुआ क्या, कैसे हुआ, फिर इस वाली पे हम आगे कहानी पाएंगे, क्योंकि ये तो हमने बहुत फास्ट फॉरवर्ड कर दिया जी। ओके, तो ये बताओ रेस्क्यू ऑपरेशन से भी पहले कौन सा डे था, हुआ क्या, एंड देन आगे बढ़ाते हैं। दिवाली के आसपास का समय था, 2023। यस, 22 दिवाली के आसपास का समय था। और गुजरात के अंदर मोरबी एक छोटा सा शहर है जहाँ टाइल्स बहुत ज़्यादा बनती है। आपको पता है, देखिए हर एक आदमी जो मोरबी के बारे में जानता है वो उसको टाइल्स से रिलेट करता है। तो इधर राज भाई ऐसा हुआ कि एक सालों पुराना, 100 साल से भी अधिक पुराना एक हेरिटेज पूल था जो एक पाथवे को पैलेस से कनेक्ट करता था। अब सालों बाद राजा रजवाड़े तो रहे नहीं, तो इसको मोरबी शहर का एक घरेणा मानकर इसको यूटिलाइज करने के लिए एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर
से रिन्यू करा के, एक कंपनी है बहुत ही प्रसिद्ध, आपने सुना होगा, घड़ी बनाती है, उसको इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। आप सोचिए कितनी बड़ी दुर्गति की बात है कि जो कंपनी ने जीवन भर घड़ी बनाई है, जिसको पुल बनाने का कोई अनुभव नहीं है, जिसको पुल बनाने का अनुभव के साथ साथ उसके पास कोई ऐसे एम्प्लॉय नहीं है कि जो उसको मेंटेन करे, और पहले कोई उसने छोटा प्रोजेक्ट किया नहीं है, उस कंपनी को आप क्या देते हो? आप उसको टेंडर पूरा दे देते हो कि भाई आप पुल मेंटेन करोगे। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ा सवाल छोड़िए, उसके बाद भी ये बात ऐसे चलती है कि जब पुल गिरा ना राज भाई, तो ये पुल गिरने से पहले ये पुल बंद था, उस पर रिनोवेशन कराया गया। अब हम इसको थोड़ा टेक्निकली समझते हैं कि किसी भी पुल को चालू करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक ब्रिज फिटनेस सर्टिफिकेट, जो आपको आपके लोकल कस्बे के जो अधिकारी हैं वो आपको एक सर्वेलेंस करते हैं कि भाई पुल बराबर है, इस पे आदमी चढ़ सकते हैं। एक ब्रिज फिटनेस सर्टिफिकेट और एक ब्रिज मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, ये 2 चीज़ चाहिए। आप मान के चलिए ये दोनों सर्टिफिकेट लिए बिना एक आदमी ऐसे बैठता है, 15 से 20 माइक उसके सामने लगते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और बोलता है कि आज से पुल खुला। कोई ब्रिज फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं, कोई ब्रिज मेंटेनेंस सर्टिफिकेट नहीं, मैंने पुल खोल दिया। वो पुल किसके कहने पे खुला, कौन सा ऐसा आदमी था इन्फ्लुएंशियल इसके पीछे जिसने पुल को खुलवाया, ये आज तक इन्वेस्टिगेशन होने के बाद भी जो लोग मर गए हैं उनके घर वाले जानना चाहते हैं पर उनको नहीं पता है। ये बात यहाँ भी पूरी नहीं होती। हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है कि पुल खुल गया। अब उसकी एक टिकट रखी गई। ऑब्वियसली ब्रिज को मेंटेन कर रही है प्राइवेट कंपनी, तो टिकट तो होगी, लेकिन टिकट इस तरह से रखी गई कि 30 रुपया या 20 रुपया, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है अमाउंट, बट बहुत ही मिनिमम अमाउंट की एक टिकट रखी गई। और पैदल चलने का। सो बेसिकली ये स्टेप वे ब्रिज है। हाँ, आपने देखा हो जैसे बेसिकली लक्ष्मण झूला आपने देखा है, बस उसी तरह का पुल आप समझ लो, मोटा मोटा। तो आपको उस पुल पे चलना है, एक बाजू से एक बाजू, और देख के आना है। इस कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार का ये आयोजन नहीं किया गया था राज भाई कि क्राउड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। दिवाली का टाइम, आपकी सबकी छुट्टियां हैं, आप सब अपने घर वालों के साथ बाहर घूमने जाने वाले हो। मोरबी जैसा शहर, मोरबी में आइकॉनिक ब्रिज, आप यहाँ तो जाने ही वाले हो, लोग बाहर से आने वाले हैं। यहाँ पे प्रॉपर सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं थे। कितने लोग जा सकते हैं, कितने लोग आ सकते हैं, क्राउड को कंट्रोल करने के लिए कोई भी सुविधा कभी भी यहाँ पे एस्टैब्लिश नहीं करी गई थी और नहीं रखी गई थी। और लोड टेस्ट, फिटनेस टेस्ट कुछ भी कभी भी करवाया नहीं था। अगर ये करवाया होता तो ब्रिज फिटनेस सर्टिफिकेट मिल जाता, पर ये तो लिया ही नहीं। तो मतलब लोड टेस्ट और वो दूसरा जो टेस्ट आपने कहा फिटनेस टेस्ट, वो कभी हुआ ही नहीं। अब आप क्या करते हैं, अब आप टिकट बेचते हैं 20 रुपया 30 रुपया। जब पुल गिरा तब ये बात सामने आई इन्वेस्टिगेशन में, 3000 से ज़्यादा टिकटें बेची गई थी उस दिन। 3000+ टिकट्स वर सोल्ड ऑन दैट डे। कुछ एक्स्ट्रा कैश भी रिकवर हुआ था ऑफिस में से, मतलब टिकट्स ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, ऐसा भी एक एलिगेशन है, पर वो एग्जैक्टली प्रूवन नहीं हो पाया है, पर ऐसा भी एलिगेशन था। अब सोचिए कि पुल के ऊपर ज़्यादा क्राउड हो गया, पुल के ऊपर जो है क्राउड हो गया। क्राउड को मैनेज करने के लिए इनके पास कोई भी सुविधा नहीं है कि कौन कैसे क्राउड को, आप नेचुरली आप एक पाथवे से जाएंगे तो दूसरे पाथवे में बाहर निकलेंगे, अगर बाहर नहीं निकले तो वहाँ से घूम के आएंगे। तो मतलब आप 50 लोगों को छोड़िए, 50 लोग बाहर आ जाए, फिर दूसरे लोगों को छोड़िए, फिर दूसरे लोगों को छोड़िए, फिर दूसरे लोगों को छोड़िए, तो इसी तरह से जो है ये चीज़ें जाएंगी। यहाँ पे ऐसा कुछ था ही नहीं। टिकट देने के बाद कौन कहाँ जा रहा है, कौन पुल के ऊपर क्या कर रहा है, कौन पुल के ऊपर वीडियो बना रहा है, कौन पुल के ऊपर से कितनी देर में नीचे आया, किसी को कुछ पता ही नहीं है। अब पुल गिरा and the bridge collapsed, taking life of 135 innocent people that were not supposed to die on that day. And I tell you this thing very gravely as a lawyer litigating for 112 victims in this case, that these people were not supposed to die on that day. They died because of a negligence of a company. They died because someone wanted to mint an extra buck. They died because someone who was more influential at a local level started this bridge without obtaining due permission from people and responsible organizations. पुल गिरने के बाद ये इतना बड़ा हादसा था कि स्वयं हमारे देश के प्रधानमंत्री भी उस स्थल पे आए थे। प्रधानमंत्री के साथ साथ
हमारे गुजरात राज्य के गृह मंत्री, गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री सब उस स्थल पे गए थे, सारे पीड़ित परिवारों से मिले और 4 लाख और 2 लाख रुपए का इन्होंने मुआवजा उस टाइम पे घोषित किया। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं आज आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये बहुत ही गंभीर बात है जो मैं आप बताना चाह रहा हूँ कि हमारे स्टेट के होम मिनिस्टर हर्ष संघवी भाई ने एक SIT का गठन किया, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जो इस पूरे हादसे को इन्वेस्टिगेट करेगी। ये हादसा किस तरीके से हुआ, इसके पीछे कौन था, क्या इसकी वजह रही, XYZ। वो SIT को पूरी टेक्निकल टीम हेड करती थी, बट इट वाज हेडेड बाय a very senior IPS officer, because obviously it was in police investigation, but he thought it deemed fit that he should take support, he should take support of technical people, and he should get people involved into this investigation who has technical knowledge. So सारे लोगों को एकत्रित करके एक SIT बनाई, उस SIT ने रिपोर्ट रखा, मोर देन करीब 1000 पेज का वो रिपोर्ट है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। उस रिपोर्ट के अंदर बोल्ड और इटैलिक में कंक्लूजन में ये बात लिखी गई है कि दिस कोलैप्स हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ द इरिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनी एंड इट्स 2 मैनेजर्स। अभी होम मिनिस्टर की रिपोर्ट ने, होम मिनिस्टर ने जो SIT हमारी उसकी रिपोर्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि दिस ट्रेजेडी हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ द रेकलेसनेस, नेग्लिजेंस ऑफ द कंपनी एंड इट्स 2 मैनेजर्स, डायरेक्टर्स। और सबसे बड़ी बात देखो, आप इतनी बड़ी ट्रेजेडी होती है, आप ब्रिज का संचालन करते हो, आप भाग जाते हो, आप आते ही नहीं वहाँ पे, आप अक्यूज्ड हो। कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो भाग गए थे, एब्सकॉन्डिंग थे। Is this your moral responsibility as a very big company, as a world's largest clock manufacturing company? Is this your moral responsibility towards the society? What are you doing, sir? You are running away. And then what you do? You think it fit to surrender before the Gujarat High Court. And then you surrender before the Gujarat High Court, then you are taken into custody, then you go into the jail and due course procedure is being followed. What is your, आप देखिए एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ, what is the, मैं कोई कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, देखिए जो ट्रेजेडीज होती हैं, एक होता है कि नेग्लिजेंस की वजह से होती हैं, और एक होता है कि इस अनअवॉइडेबल ट्रेजेडीज, नेचुरल कैलामिटी। ये अब आप कंपेयर करिए, एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ है अहमदाबाद में, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट टाटा डिड? दे स्टूड ऑन द ग्राउंड, दे इमीडिएटली सेड दैट वी विल गिव अ कंपेंसेशन ऑफ 1.25 crore rupees per death. We will build up the hospital once again. We will build up a trust that will take care of the people around. और ये सारे कंपेंसेशन को उन्होंने सामने से कह दिया कि तो इंटरिम कंपेंसेशन है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? आप तो भाग गए, आपने कुछ 1 रुपया भी नहीं दिया किसी भी लोगों को। फिर हाई कोर्ट ने सुओ मोटो PIL ली, उसके बाद सब चालू हुआ, फिर आप कंपेल हुए देने के लिए। तो ये आप समझे इसको। ओके, वी वर देयर एट, अब ब्रिज गिरा, ब्रिज होने के बाद आपने बोला कि 135 लोग, उधर सबसे पहली चीज़ करनी थी रेस्क्यू, एंड देन आई स्टॉप्ड यू देयर। तो उसके आगे क्या हुआ था? कि रेस्क्यू होना था तो रेस्क्यू नहीं हुआ? नहीं, रेस्क्यू हो रहा था, पर हम ऐसा समझते हैं, या वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो चीज़ें फॉलो की जाती हैं राज भाई, वो ये होती है कि एक साइड आप रेस्क्यू कर रहे हो, रेस्क्यू करने के बाद आप पहले ये अपने आप को समझा लो, ये आप एहसास कर लो कि रेस्क्यू हो गया है। एज अ पर्सन हु इज़ इन्विजिलेटिंग दिस एंटायर इंसिडेंट के रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हुआ है, उसके बाद आप FIR करो। और आप मेक श्योर ही नहीं कर रहे रेस्क्यू हुआ है, लोग अंदर तैर रहे हैं, पुल गिरा हुआ है, लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, लाशें मिल नहीं रही है, और आपको इतनी इमरजेंसी आ गई है कि आप तुरंत FIR कर रहे हो। अरे भाई क्यों कर रहे हो? व्हाट इज़ द अर्जेंसी? कौन बोल रहा है आपको FIR करने के लिए? और हैव यू टेकन समथिंग फ्रॉम समवन टू रजिस्टर एन FIR एंड लेट द हेडस्ट्रॉन्ग पर्सन गो अवे एंड इनकॉर्पोरेट समवन? सो ये चीज़ समझ में नहीं आई, और आज तक नहीं समझ में। और मैं आपको बहुत, और उस FIR में किन के नाम थे? FIR में क्या है? यही टिकट क्लर्क्स, वॉचमैन और मैनेजर्स और डायरेक्टर एंड में। और डायरेक्टर तो भाग गए थे, उन्होंने तो सरेंडर किया कोर्ट के सामने, ही वॉज ऑन अ रन। फिर क्या हुआ? फिर ये FIR हुई, और उसके बाद ये FIR हुई,
उनके बाद पुलिस ने अरेस्ट किया सबको, मोटा मोटा सब लोग अरेस्टेड थे, नो वन रैन अवे एक्सेप्ट फॉर द डायरेक्टर, जो प्राइम अक्यूज था इस पूरे केस का, वो भाग गया था, वो था ही नहीं। फिर एक आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ गुजरात, वी डोंट नो वेयर ही वाज, समवेयर आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ गुजरात, आउट ऑफ स्टेट। सो पुलिस ने बोला कि वी आर नॉट एबल टू फाइंड हिम। अरे वारंट वाज इशूड अगेंस्ट हिम सर, फॉरगेट अबाउट, पुलिस ने बोला कि मैं आपको गुजरात राज्य, जो सबसे आधुनिक राज्य माना जाता है पूरे भारतवर्ष में, उसके अंदर भी मैं उस डायरेक्टर की, उस कंपनी की बात कर रहा हूं जो क्लेम करती है कि जो वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट क्लॉक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसके बदौलत 135 लोग मरते हैं, वो डायरेक्टर रन पे है और पुलिस उसके अगेंस्ट वारंट इशू करती है कि ये भाग गए हैं कोर्ट के अंदर से। और फिर वो साहब जो है सरेंडर करते हैं कोर्ट में, फिर उनकी कस्टडी ली जाती है, फिर वही प्रोसीजर, बेल, रिमांड, जेल और फिर बाहर। एंड क्यों फिर उनको जेल हुई, क्या हुआ, व्हाट डिड? ये बहुत ही समझने वाली चीज़ है कि हम ना, जब इनकी ये न्यूज़ आई, हमको किसी को पता नहीं था, हमको पता ही चला न्यूज़ से कि दैट ही हैज सरेंडर्ड इन हाई कोर्ट एंड देन ही वाज टेकन इनटू कस्टडी एंड वाज गिवन टू द what do you call the local पुलिस, एंड देन उन्होंने उनका चार्ज लिया। अब उनको चार्ज लेने के बाद उन्होंने शायद रिमांड मांगा था, रिमांड उनका ग्रांट हुआ था कुछ दिनों का, उसके बाद उनको जुडिशियल कस्टडी हो गई, उन्होंने बेल रखी नीचे काफ़ी टाइम बाद। मोटा मोटा मुझे पता है वो 135 लोगों को मारने के बाद वो शायद 14 महीना जेल में रहे, उसके बाद बेल पे आ गए वो। तो ये सज़ा है हमारे देश में, 135 लोगों को मार डालो और 14 महीना जेल में रहो और ट्रायल ख़त्म होगी 15-20 साल बाद। तो उम्र ही उनकी शायद, मुझे जब तक पता है, 55 साल के ऊपर है। 20 साल में ट्रायल ख़त्म होगी तो आप और मैं दोनों जान सकते हैं कि भगवान उनको फिर लंबा जीवन भी दे। मतलब देखिए राज भाई, एज अ पर्सन हु हैज़ बीन लिटिगेटिंग इनटू दिस मैटर ऑफ ट्रेजेडीज wherein people have died, I have seen that justice that is served late is justice denied. और इंडिया का जो न्याय है ना, वो अंधा नहीं है। इंडिया का न्याय मुझे लगता है ट्रैफिक जाम में फंस गया है बॉम्बे के, देर से आता है, इतना देर से आता है ना राज भाई, कि जब वो न्याय किसी को मिलता है ना तो उसको ऐसा लगता है कि अच्छा चलो मिल तो गया इस जन्म में। आप उस जुडिशियल सिस्टम की बात कर रहे हैं राज भाई, जहाँ पे केवल 21 जज हैं 1 मिलियन आबादी के लिए। तो मतलब आपके पास जो पूरा क्राउड है वो आपका IPL मैच का है, और आपके पास जो स्टाफ है वो गली क्रिकेट के है। समझ रहे हैं आप? तो ये व्यवस्था है। 76% से ज़्यादा जेल में रहने वाले लोग अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं। कन्विक्टेड नहीं है, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स है। मतलब वो लोग एक तरह से इनोसेंट ही है कानून की आंख में आज भी, पर वो जेल से बाहर नहीं आ पा रहे। क्यों? या तो पैसा नहीं है, प्रॉपर सलाह नहीं है, वकील को हायर नहीं कर सकते, या उनको कानून के बारे में अवेयरनेस नहीं है, या सामने वाला ज़्यादा पैसे वाला होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। बट थॉट एक्सपेरिमेंट कि डू यू थिंक कि ये जेन्युइनली सब चीज़ें करने के बाद भी हो सकता है कि जेन्युइनली गलती हो गई और गिर गया? मे बी इट्स नॉट अबाउट वन कंपनी। आई एम जस्ट आस्किंग, जैसे जिस तरीके से आपने प्रेजेंट किया, इट डायरेक्ट्स टूवर्ड्स वन थिंग जो आप बोल रहे हो। बहुत अच्छा कि आपने पूछा। इसका जवाब ये है, होता अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। अब इस केस में इंटरेस्टिंगली क्या हुआ, एक लेटर है, ये पूरा केस ही इसके ऊपर टिका हुआ है, नॉलेज पे। किस पे? नॉलेज पे, इंटेंशन पे नहीं, नॉलेज पे। राज भाई को अगर नॉलेज है कि 9वें माले से मैं कूदूंगा तो क्या होगा, व्हाट इज द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी? डेथ। तो आपको पता है अब ये पुल गंभीर हालत में है और ये कभी भी टूट सकता है। ऐसे लेटर्स इनकी कंपनी के लेटर हेड पे साइन करके लोकल म्युनिसिपैलिटी को कम्युनिकेट किए गए थे। तो क्या आपको पता नहीं था सर? इनकी कंपनी ने यस, इनकी कंपनी ने गुजराती भाषा में लिखा है राज भाई કે આ પુલ જર્જરિત હાલતમાં છે અને ગંભીર હાલતમાં છે, ક્યારે પણ જો આ પુલ પર કોઈ પણ અકસ્માત બને તો એની સંપૂર્ણ જવાબદારી ફલાણા વ્યક્તિની રહેશે।
which if I translate in English, it comes to this, that sir, kindly have your attention, this bridge is in absolute precarious condition and can collapse at any point of time. In these circumstances, the responsibility will be of so and so, so and so, so and so. And it is written by whom? It is written on their company's letterhead and signed by for. Now tell me, sir, why did you open the bridge? This was the communication made probably 6-7 months or 1 year before this tragedy has happened. So you knew it. Now you have renovated it, and you know that it is not being properly renovated because of the SIT's report. SIT report clearly says that it was never being renovated properly. तो अब जैसे इन्होंने तो ये लेटर लिख दिया, राइट, सो जिसको लिखा, जिसने उसके बाद भी ग्रांट किया, डोंट यू थिंक दैट पर्सन इज आल्सो काउंटेबल? ये इसीलिए मैंने आपको कहा कि मैं मेरे राज्य के गृह मंत्री का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने SIT का गठन किया, क्योंकि ये चीज़ पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में, चार्जशीट में नहीं बताई है, लेकिन गृह मंत्री द्वारा, हर्ष संघवी द्वारा जो ये SIT बनाई गई थी, उस SIT के अंदर ये बात को बहुत ही क्लियरली लिखा गया है कि म्यूनसिपैलिटी, नगर पालिका के जो वाइस चेयरमैन या चेयरमैन थे, शायद मुझे एग्जैक्टली उनका डेजिग्नेशन नहीं पता, पर जनरल बॉडी रेजोल्यूशन पास करे बिना चीज़ें करी गई हैं इसके अंदर। और आप मान के चलिए इतनी गंभीरता इस केस को मिली कि गुजरात सरकार ने पूरी के पूरी नगर पालिका, म्युनिसिपल बॉडी को सुपरसीड कर दिया, पर कोई अक्यूज नहीं बना। आप रिस्पॉन्सिबल हो, आपके वजह से ये हुआ है, लेकिन आपको पूरा सुपरसीड कर दिया गया, आपको अक्यूज नहीं बनाया गया। क्यों? तभी तो विक्टिम्स गए सुप्रीम कोर्ट के, सर वी वांट द एंटायर इन्वेस्टिगेशन टू बी रीइन्वेस्टिगेटेड बाय CBI. We don't trust the investigation done by Gujarat police. It is a botched up investigation and looks like this investigation is done purposefully to help someone. ये मेरा स्टेटमेंट रहा है सेशंस कोर्ट के अंदर, जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, ये मैंने कोर्ट के अंदर बोला है कि एक डेप्यूटी SP कक्षा का अधिकारी, जिसको ये पता है कि इन्वेस्टिगेशन भली भांति किस तरह से किया जाता है। आपको पता है राज भाई कि मोरबी पुल हादसे में कितने विटनेस हैं? आप गैस कर सकते हो? 370 विटनेस, 370 विटनेस। हमने कोर्ट में ये कहा था कि सर ये मेड अप विटनेसेस लग रहे हैं, ये ऐसे विटनेसेस लग रहे हैं कि जिसको पर्पसफुली खड़ा किया गया है। क्या विटनेस है? एक आदमी मर गया, हाँ मेरा स्टेटमेंट है, मेरे बाद मेरे भाई का स्टेटमेंट है, मेरी माँ का स्टेटमेंट है, मेरे चाचा का स्टेटमेंट है, मेरी ताई का स्टेटमेंट है, मेरे फूफा का स्टेटमेंट है। एक एक डेथ के पीछे 9 विटनेस। सुप्रीम कोर्ट सेज इट वेरी क्लियरली दैट 1 eye witness is sufficient to prove a person guilty or not guilty in the trial. We both know it. Yeah. Why do you have 370 witnesses? For what reason? Do you want to benefit someone that the trial purposefully gets delayed and it is dragged till 20 or 25 years and it is never being completed so as to benefit the accused? This is the allegation in the court. Apart from that, the prime allegation in Supreme Court was that, sir, kindly see what has happened, Raj, in this case. A chief officer is a person totally responsible for issuing NOCs, for inspecting, invigilating. पुल गिर गया, सरकार उसको आरोपी नहीं बना रही, वो विटनेस है जिसने अप्रूव किया कि हाँ, जिसने अप्रूव नहीं, जिसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ चीफ ऑफिसर के जो सब कुछ करेगा, इन्विजिलेट करेगा, इंस्पेक्ट करेगा, NOCs देगा, चीजें करेगा, देखेगा, XYZ, एक सरकारी तंत्र ही आप समझ लीजिए। उसको आज तक इस केस में अक्यूज नहीं बनाया, उसको विटनेस बना दिया है गवर्नमेंट ने। सुप्रीम कोर्ट वाज शॉक्ड दैट हाउ कैन दिस थिंग हैपन। नोटिस दैट इज वाई इसमें इशू हुई है एंड द विक्टिम्स हैव अप्रोच सुप्रीम कोर्ट दैट यू काइंडली अलाउ CBI टू इन्वेस्टिगेट दिस मैटर। बट देन व्हेन सी होम मिनिस्टर ने अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छा, राइट? तो हर्ष भाई डिड द ग्रेट, लाइक ही डिड गुड जॉब इन मेकिंग श्योर कि ये हो जाए। एब्सोल्युटली। तो गवर्नमेंट में टॉप जो ऑफिशियल्स हैं वो भी ये चाहते हैं कि इधर कुछ ना कुछ काम हो, तो फिर क्यों नहीं हो रहा है? तो देखिए, मोर पावरफुल देन देम। तो तभी मैं बता रहा हूँ, तभी इसीलिए देयर इज अ प्रोवर्ब दैट करप्शन इज द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ इंडिया। आपके घर में कंप्यूटर है, पहले आप और मैं उस जनरेशन से जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था कंप्यूटर में। तो इसको अगर लार्जर पिक्चर से देखें तो करप्शन इज द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ इंडिया। मैं ये क्यों कह रहा हूँ राज भाई? द टॉप मोस्ट अथॉरिटी जो है वो इंश्योर करती है कि इस तरह से चीज़ें होंगी, लीगली सारी चीज़ें हो जाती हैं।
आपकी एसआईटी फॉर्मुलेट होती है, प्रेस नोट हो जाती है कि एसआईटी के अंदर इतने बड़े बड़े जो ऑफिसर्स हैं वो आपके रहेंगे, इतने टेक्निकल लोग लेंगे। उसके रिपोर्ट के आने के बाद आप एज अ डेप्यूटी एसपी जो है आप इन्वेस्टिगेशन करते हो, साइमल्टेनियसली एसआईटी का रिपोर्ट अलग आता है, आप अपनी चार्जशीट अलग फाइल करते हो पूरी इन्वेस्टिगेशन की। आप मान के चलिए चार्जशीट वो चीज़ें बोलती ही नहीं है जो एसआईटी का रिपोर्ट बोलता है, तो आपका इन्वेस्टिगेशन क्या है? कचरा, चनाचोर गरम खाने का कागज। इतना बेकार इन्वेस्टिगेशन मैंने आज तक नहीं देखा। इट इज सच अ बोगस इन्वेस्टिगेशन जो मैंने आज तक नहीं देखा। एंड दैट इज वाई जो विक्टिम्स हैं इस केस के, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया। इन्होंने एसोसिएशन इस तरह से बनाया कि आप जैसे मध्य प्रदेश से तो आप जानते होंगे भोपाल में गैस लीक हुआ था, तो इन्होंने अपना एक एसोसिएशन बनाया उसी केस की तरह। इन्होंने इनको नाम दिया ट्रेजेडी विक्टिम एसोसिएशंस मोरबी। और अपने एक एसोसिएशन बनाने के बाद इस एसोसिएशन के थ्रू इन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में। आप जो है ये इन्वेस्टिगेशन से हम संतुष्ट नहीं हैं, ऐसा लग रहा है कि इसमें तो मजाक चल रहा है, तो आप मेहरबानी करके इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को री इन्वेस्टिगेट करवाइए सीबीआई से, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस इन्वेस्टिगेशन में है ही नहीं, आई नहीं। तो चल रहा है, नोटिस इशू हो गई है, शायद अब 2-3 महीने बाद फिर से मैटर लगेगा सुप्रीम कोर्ट में। एंड सुप्रीम कोर्ट में कितनी जल्दी सॉल्व होगा? सुप्रीम कोर्ट में तो सर बहुत ही जल्दी सॉल्व होगा, क्योंकि आप डेट्स नहीं ले सकते सुप्रीम कोर्ट में। एक बार मैटर लिस्ट हुआ है तो आपको वहाँ पे यू हैव टू बी प्रेजेंट ऑन वन और द अदर ग्राउंड। यू कैन नॉट मेक अ प्रीटेक्स्ट दैट आई एम नॉट अवेलेबल, देयर इज समथिंग नॉट कमिंग, स्टेट हो या प्राइवेट पार्टी हो, यू हैव टू बी देयर। तब आप उधर जाओगे। और सुप्रीम कोर्ट कितनी बार में जजमेंट ले लेती है? मुझे लगता है सर कि एक हियरिंग आपकी, एक सरकार की, और मैक्सिमम अगर कोई एफिडेविट्स फाइल करने हुए तो या रिजॉइंडर्स फाइल करने हुए तो 4-5 हियरिंग, दैट्स इट। 4-5 हियरिंग, हाउ मेनी इयर्स डू यू थिंक? No, not years. I'll tell you, it all depends on how soon the affidavit has been filed by the government. If they don't even file it, there is always a way that you can mention the matter and get your matter early listed. But इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं आपको बताऊं। 4.5 करोड़ केस इंडियन जुडिशरी में पेंडिंग है। 4.5 करोड़ केस इंडियन जुडिशरी में लोअर कोर्ट्स में पेंडिंग है। अब ये तो हम बात कर रहे हैं उसकी जहाँ पे किसी को छुटकारा ही नहीं है। मतलब केस अगर आप पे हुआ तो ट्रायल तो चलना है, फिर वो बाइक का चालान हो, आपने किसी को झापट मारी हो, या किसी के घर पे आपने चोरी करी हो, या मर्डर हो, या हाफ मर्डर हो, या कुछ भी XYZ हो, केस तो आप पे चलना ही है। अब ऐसे 4.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है इंडियन जुडिशरी में। अगर ये बैकलॉग को जिस तरीके से क्लियर हो रहे हैं, ये बैकलॉग जिस रेशियो से बढ़ते जा रहे हैं और क्लियर हो रहे हैं, तो इनको 300 साल लगेंगे राज भाई। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक डेटा कह रहा है एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट का। 300 साल लगेंगे केस को क्लियर होने में। आप मान के चलिए, ये तो बात हो गई लोअर कोर्ट्स की, और वो भी आज अगर सारे केसेस बंद हो जाए आना तो 300 साल लगेंगे। तो एग्जैक्टली, तो बैकलॉग, और अगर ये बैकलॉग का अगर एक शहर होता ना तो 2 बॉम्बे शहर आ जाते, इतना बड़ा बैकलॉग बनता ही है। अब ये तो बात हो गई राज भाई लोअर कोर्ट्स की। अब आप बात करिए सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट में 70,000 केस पेंडिंग है, 70,000। सो आप 70,000 केस की लाइन में है जो VIP क्यू है। आपको पता ही है, मतलब सुप्रीम कोर्ट जाना है तो पैसा तो चाहिए आपको, और मोटा पैसा चाहिए, उसके बिना कोई आपकी फाइल नहीं छुएगा, ये वास्तविकता है। तो VIP लाइन भी 70,000 की है, तो ये हकीकत है। क्यों पैसा चाहिए सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए? केस कौन लड़ेगा सर? आप पार्टी इन पर्सन अपीयर हो जाओगे। आप उस तरह, डू यू थिंक दैट एज अ नॉर्मल पर्सन, फॉर एग्जाम्पल टुडे इफ आई एम डूइंग अ बिजनेस ऑफ क्लोथ्स, और टुडे इफ आई एम डूइंग एनी XYZ बिजनेस, आई नीड अ लॉयर who has some technical knowledge about law, who is practicing from past 15-20 years, who's as much sharp, who's as much good, and then he can represent my case in his best capabilities. That is why I require a lawyer. But can कोई भी lawyer सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है सर। आपको खाली केस फाइल कराने के लिए एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है सुप्रीम कोर्ट में। Anyone can argue in Supreme Court. It's an open domain for everyone to argue. But then सबको मौका नहीं मिलता, क्योंकि सर अगर आप पैसा नहीं है तो आप लोकल लॉयर के साथ जा तो सकते हो ना? बिल्कुल जा सकते हो सर, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको मौका नहीं मिलता। मैं आपको बताऊं, जैसे आपने कहा मौका नहीं मिलता, मेरी बात अगर मैं करूं प्रैक्टिकली, मैं एक दाहोद करके छोटा सा जो जगह है वहाँ पे रहता था। माई फादर वॉज वर्किंग इन इंडियन रेलवेज एज अ क्लास 3 मैकेनिक।
साइकिल लेके, मेरे पापा मुझे रखने जाते थे, साइकिल लेके मैं घर पे आता था। 7th-8 तक मोटा मोटा मेरा यही लाइफ था कि स्कूल जाना, घर आना, ट्यूशन जाना, घर में। पूरी फैमिली में किसी को इंग्लिश बोलना आता नहीं था, पूरी फैमिली में कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन मेरे पिताजी ने ये समझा कि मुझे अच्छे से पढ़ाएंगे, तो मैं पढ़ा। अब उसके बाद क्या हुआ कि मेरे फादर की ट्रांसफ़र हुई अहमदाबाद, तो मैं अहमदाबाद हम लोग रहने आए। अहमदाबाद रहने के आने के बाद यहाँ पे जो लोकल स्कूल्स थी वहाँ पे मैं पढ़ा। मैंने ग्रेजुएशन किया इकोनॉमिक्स में सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज से, फिर मैंने लॉ किया। अब लॉ में जब मैंने फर्स्ट एडमिशन लिया तो सरकारी लॉ कॉलेज थी मेरी, वहाँ पे मैंने देखा कि ये तो दुनिया ही अलग है भाई, अपना सीन नहीं है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या है, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उम्र इतनी हो चुकी थी कि वो पैसों की ज़रूरत रहती थी और घर पे मांगना तो थोड़ा वो हिचकिचाहट होती थी और नहीं अच्छा लगता था। किसी के रेफरेंस से एक अच्छे लॉयर थे, उनके ऑफिस में मैंने ज्वाइन किया। उनके ऑफिस में ज्वाइन करने के बाद पता चला कि लॉ क्या है। तब मैंने उस टाइम पे सीखा था कि FIR को कैसे पढ़ते हैं। तब समझ में आया कि जो बॉलीवुड की पिक्चरों में देखा था, कोर्ट कचहरी पुलिस, वो तो बिल्कुल उससे अलग है रियल लाइफ। फिर क्या सीखा? एक लेसन बताओ जब आपको एक रियलिटी हिट हुई कि ये तो अलग ही है। अरे राज भाई, पिक्चरों में तो आप क्या देखते हो? पिक्चरों में आप ये देखते हो कि भाई इसकी अरेस्ट करी, इसका ये किया, इसका वो किया, कोर्ट ख़त्म हो गया, जजमेंट आ गया, रोना शुरू हो गया, ये 3 घंटे में पिक्चर ख़त्म, कोर्ट ख़त्म। ऐसा नहीं होता सर रियल लाइफ में। रियल लाइफ में आपके ऊपर अगर FIR हो गई तो आपकी अरेस्ट होगी, आप जेल जाओगे, 7 साल से कम की सज़ा का गुनाह है तो आपको 41A की नोटिस आएगी, वो भी आई तो आई, नहीं आई तो आपकी अरेस्ट, आप जेल गए, चार्जशीट फाइल नहीं हुई, उसके बाद आप बाहर आओगे। चार्जशीट फाइल होना मतलब 90 दिन के बाद आप, मतलब एस्टिमेटेड 4-4.5 महीने के बाद आप बाहर आओगे। केस चलेगा, ट्रायल चलेगी, अगर आपको फेस नहीं करना तो 482 के अंदर आप कॉशिंग फाइल करोगे कोर्ट्स के अंदर। केस अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर गलत है तो उसके ऊपर जजमेंट, कोर्ट में जाना आना, इट्स अ वेरी टीडियस थिंग, वेरी टीडियस थिंग। मतलब अगर वो प्रोवर्ब आपने सुना हो कि भगवान डॉक्टर और वकील से दूर रखे तो सच ही सुना है। मेरी वो एज हो गई थी कि मेरे को एक तो घर से पैसे मांगना पसंद नहीं थे, दूसरा कि मैं वो चीज़ें फेस कर रहा था, इतना हैवी फाइनेंशियल क्रंच कि चीज़ें घर में देख रहा हूँ कि मेरे पापा 12 घंटे रेलवे की नौकरी ख़त्म करते हैं, उसके बाद शाम के 6 बजे से रात के 12 बजे तक रोड पे ठेला लगाते हैं, सोडा बेचते हैं। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ सकूं। फिर भी घर में वो चीज़ें पूरी नहीं हो पाती थी। तो उनको मतलब जो मैं देखता था एक आदमी को 17-18 घंटे दिन में काम करते हुए, तो मैं उनसे यार कुछ मांग नहीं पाता था। तो जीवन में एक ऐसा दोस्त था मेरे, वो मेरी लॉ की फीस भरता था। और मुझे आज याद है बिल्कुल, हम लोग एक जगह बैठे थे और ऐसे ही बात चल रही थी, तो उसने कहा ऐसा मुझे कि क्यों यार, क्या है, मतलब आज तो बोल नहीं रहा, XYZ चीज़ें। तो मैंने उसको कहा यार, मैंने कहा भाई कल भरनी है फीस, और मान के चलिए 2500-3000 रुपये थी, ऐसी मेरी लाखों रुपया फीस नहीं थी, पर मेरे जैसे बच्चे के लिए 2500-3000 रुपये बहुत मैटर करते थे। तो और उसके लिए भी बहुत मैटर करते थे क्योंकि वो भी बिल गेट्स नहीं था। पर पता नहीं यार, सुबह कहाँ से आया, दूसरे दिन हम घर जाके सो गए, सुबह आया, बोले फ़ोन आया उसका, कहाँ है? इनका घर पे। बोले आजा नीचे आया, तो बोला चल। फिर हम बाहर गए ऐसे नाश्ता वास्ता करने, तो यार 3000 रुपये मेरे हाथ में दे दिए, बोले कॉलेज की फ़ीस भर देना। तो हमेशा मैं कहता हूँ उसके बारे में, राज भाई, है ना, आपकी लाइफ में आपके पास एक अच्छा दोस्त होना चाहिए, एक ऐसा दोस्त जो आपकी ज़िंदगी का सरकमफेरेंस बदल दे। और उसको मैं अक्सर ये कहता था, मतलब कहता हूँ अभी भी। एक शायरी है, मुझे पता नहीं किसने बोली है, पर बहुत ही फैंटास्टिक शायरी है कि तेरे जैसा कोई मिला नहीं, कैसे मिलता कोई था ही नहीं। तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं, कैसे मिलता कोई था ही नहीं। तू जहाँ तक दिखाई देता है उसके आगे मैं देखता ही नहीं। तो ये हमेशा मैं उसको बोलता हूँ। और दोस्त जो है ना राज भाई, वो 1 या 2 होते हैं, बाकी भीड़ होती है। वो बाकी साथ में बैठने वाले होते हैं, उठने वाले होते हैं, बाकी दोस्त 1 या 2 होता है। आपके जीवन में भी होंगे ऐसे। तो उसकी वजह से मैंने मेरा
लॉ किया, ये कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। और मुझे सबसे बड़ी बात मेरे दोस्तों ने जो सिखाई ना राज भाई, पीपल आर रिवॉर्डेड इन पब्लिक फॉर व्हाट दे प्रैक्टिस फॉर ईयर्स इन प्राइवेट। आपको लगता है किसी को देख के अरे इतना बड़ा सक्सेसफुल आदमी हो गया, आपको ये इतना बड़ा सक्सेसफुल आदमी हो गया, ऐसे कुछ नहीं होता है। उसने इतनी मेहनत करी होती है ना, दिन रात सालों महीनों सोया नहीं होता वो। कॉफ़ी, कोई अगर उसको सिगरेट पीने की आदत है तो सिगरेट पिएगा, इतनी वो मेहनत करता है ना, और फिर एक दिन उसको मिलता है बूम, जिसको आप बोलते हो सक्सेस। ऐसा नहीं होता। दैट इज़ वाई आई लर्न दिस थिंग फ्रॉम माई फ्रेंड्स दैट इफ यू आर रिवॉर्डेड इन पब्लिक फॉर वॉट यू प्रैक्टिस फॉर ईयर्स इन प्राइवेट। दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। जब हम बात कर रहे थे आपके केस की मोरबी पे, जी, आपने सब चीज़ें देखी, सबसे हार्श या ब्रूटल लेसन क्या सीखा इस सिचुएशन से, जो आपको सोसाइटी का एक ट्रूथ पता चला कि भाई ये भी होता है? सबसे खराब चीज़ जो इस केस से मैं सीखा हूँ वो ये सीखा हूँ कि अगर तुम्हारी जेब में पैसा है और अगर तुम थोड़े बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी हो तो तुम्हें छू नहीं सकता कोई। यू आर अनटच्ड, यू हैव द पावर टू मैनिपुलेट एनीथिंग। और दूसरी चीज जो मैं इससे सीखा हूं कि हमारे देश में हमारी सरकार को कुछ ऐसी व्यवस्था लाने की ज़रूरत है जिससे ये प्रस्तापित हो कि आदमी की जान की कीमत 4 लाख और 2 लाख नहीं है। मोरबी का हादसा हुआ, लोग मरे, सरकार ने सबसे पहले मुआवजा घोषित किया। आपको पता है मुआवजा कितना था? 4 लाख और 2 लाख, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का मिला के 6 लाख रुपए। राज भाई आपको पता है अगर आदमी अपनी ब्लैक में किडनी बेचता है तो कितने में जाती है? एक अगर आप थोड़ा गूगल पे पढ़ेंगे तो एक वेबसाइट है जो कहती है अगर आप किडनी डोनेट करो किसी को या ऐसा कुछ करो जो ऐसा चलता है ग्रे मार्केट में, तो कहते हैं 20-25 लाख रुपए में सिर्फ एक किडनी जाती है। यहाँ पूरा आदमी मर गया, किसकी वजह से? आपकी वजह से साहब, क्योंकि आप अपना काम ही नहीं करना चाहते थे। आपको कुछ नहीं करना था, आपको बैठे बैठे खाली आपकी रोटियां चाहिए थी, और आपकी वजह से कोई मर गया है और आप कह रहे हो कि नहीं हम तो 6 लाख रुपए देंगे। और फिर विक्टिम्स गए सुप्रीम कोर्ट इस केस में। इंटरेस्टिंगली सुप्रीम कोर्ट में गाइडलाइंस दी गई कि जो ये PIL चलेगी हाई कोर्ट में, ये इस सर्कमफ्रेंस में चलेगी एक पूरे डोमेन में। उसको हम वापस लेके आए। फिर गुजरात हाई कोर्ट ने स्टेट को पूछा कितना कंपेंसेशन दिया है, तो बोले इतना, तो बोले नहीं बढ़ाओ, फिर 10 लाख दिए। फिर जो कंपनी की वजह से पुल गिरा था वो PIL में पार्टी नहीं थी। फिर विक्टिम्स ने एक CA करी कि सर आप इनको पार्टी तो बनाओ, इनकी वजह से पुल गिरा है, उनको पार्टी बनाया गया, नोटिस इशू गई, उनके लॉयर्स आए कोर्ट के अंदर। फिर एक जजमेंट दिया गया कि एज एन इंटरिम कंपेंसेशन कंपनी अभी 10-10 लाख रुपए एक विक्टिम्स को देगी। तो मोटा मोटा आज की अगर हम डेमोग्राफिक बात करें इन टर्म्स ऑफ स्टेटिस्टिक्स तो 16 करोड़ के आसपास विक्टिम्स को अमाउंट मिली है, जो सारा इंटरिम कंपेंसेशन है। और एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि जिसके अनुलक्षी जो सारे विक्टिम्स हैं उनको मैक्सिमम विक्टिम्स को पेंशन मिलता है, और तकरीबन कंपनी का खर्चा इसके अंदर 1 करोड़ से आसपास होता है। तो ये रेगुलर पेंशन हर महीने बिल्कुल हर महीने मिलता है। और अभी तो ये लड़ाई रुकने नहीं वाली है। अभी तो हमने क्लेम किया है कि हमें 250 करोड़ रुपया कंपेंसेशन चाहिए, 2 करोड़ रुपया पर डेथ। ये तो बात हुई मोरबी की। ऐसा ही हादसा था बड़ौदा में, वहाँ पे हमने क्लेम किया है कि हमें 5 करोड़ रुपया पर डेथ चाहिए। और ये बड़ौदा की जो बोट कैप्साइज की जो घटना है ना राज भाई, इट इज़ अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ हाउ द गवर्नमेंट मशीनरी फेल्स। इट इज़ अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ हाउ करप्टेड ऑफिसर्स in system are not supposed to be working. It is a living example of how corruption is a menace in the society. But tell me, मैं जितने पॉडकास्ट के थ्रू ही बड़े बड़े पुलिस ऑफिशियल से बात करता हूँ, IAS ऑफिसर से बात करता हूँ, ठीक है, अथॉरिटी से बात करता हूँ, एंड देन फिर बहुत सारे बड़े लॉयर्स से बात करता हूँ आप लोगों जैसे। सारे लॉयर्स बोलते हैं, एक ने भी अलग नहीं बोला, सारे लॉयर्स ने बोला है कि पैसे से सब बिकता है।
हमने हमारी आंखों के सामने बिकते हुए देखा है। विटनेस बिकता है, विटनेस की फैमिलीज बिकती है कोर्ट्स में। जितने आप फ्रॉम एन IO टू अ डॉक्टर टू समबडी इज गिविंग जस्टिस, सब बिकते हैं अलग अलग सिनेरियोज में। बहुत लोगों ने बोला कुछ लोग नहीं भी बिकते हैं, बट मेजॉरिटी सब बिक जाता है, नहीं, दैट इज़ व्हाट। एंड कुछ लॉयर्स ने तो बोला सभी बिकता है, लॉयर्स ऐसे बोलते हैं। और फिर वो एग्जाम्पल्स गिना देते हैं कि ये एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल। पर आप जब भी अथॉरिटी से बात करते हो, पुलिस ऑफिसर से बात करते हो, तब वो लोग बताते हैं कि येस बहुत जगह बिकता है, येस बहुत जगह बिकता आ रहा है, लेकिन अब सब चेंज हो रहा है, इतनी आसानी से नहीं बिकता है, जस्टिस तो मिलता है, भले लेट मिलता है लेकिन जस्टिस तो मिलता है। व्हाट इज़ ट्रू? यही है, मैंने जो आपको कहा, इसके सिवाय मुझे इस बात को कहने में कोई शर्म नहीं है। इंडिया का कानून अंधा नहीं है। आपने देखा होगा बॉलीवुड में कानून की देवी को बताते हैं, आंख पे पट्टी होती है। तो मैं ये कहता हूं कि वो अंधा नहीं है। इंडिया का कानून ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ है, बट कब मिलेगा, कितना लेट मिलेगा, किसी को कुछ पता नहीं है। बस मिल गया तो आपको मिल गया। बट आपने बोला कि आपने ये सीखा लेसन कि अगर पैसा है तो तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। बिल्कुल राइट। बट पुलिस अथॉरिटीज़ बोलती हैं कि बड़े, वो एग्जाम्पल्स भी दे देती हैं 2-3 कि ये देखो बड़े इंसान को भी अंदर डाला, इसको भी अंदर डाला, इसको भी अंदर डाला, जस्टिस है, आप लोगों का साइड लिया। आपको मैं ये चीज़ समझाता हूँ। 2 बड़े केस से हिंदुस्तान के, जो सबको पता है, आपको ही पता होंगे। 2G स्पेक्ट्रम स्कैम इंडिया का सबसे बड़ा आज तक का स्कैम शायद होगा। 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, लाखों करोड़ों रुपए का स्कैम। आपको पता है उसमें सुप्रीम कोर्ट का फाइंडिंग क्या है? सारे अक्यूज्ड को एक्विटल हो चुका है, सब छूट गए। सुप्रीम कोर्ट ने बताया जजमेंट में क्या लिखा है राज भाई? वी आर नॉट एक्विटिंग एवरीवन so as saying that these people are not guilty. We are acquitting everyone because we find that the state has not found anything incriminating against them to prove them guilty. कहाँ गए इतने लाखों करोड़ों रुपए? आप समझ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि मैं इन लोग को इसलिए नहीं छोड़ रहा भाई कि इन लोगों ने कुछ गलत नहीं किया है, मैं ये इसलिए छोड़ रहा हूं कि कुछ प्रूव ही नहीं हुआ है कि किसने क्या किया है। जेसिका लाल मर्डर केस क्या हुआ? एक वर्डिक्ट आ गया, उसके बाद अपील फाइल होती है हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के अंदर, एक्विटल नॉन एक्विटल, एक्विटल नॉन एक्विटल, एक्विटल नॉन एक्विटल, एक्विटल नॉन एक्विटल। फैमिलीज के ऊपर इतना ट्रॉमा है कि सच क्या है, हुआ क्या है केस के अंदर, ये रियलिटी है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं बैक टू बैक, पैसे एग्जैक्टली। बट बहुत ऐसे भी तो केसेस है जहाँ पे हुआ होगा एक्चुअली। ऐसे केसेस जहाँ पे पैसे वाले लोग हैं जो सब कुछ खरीद सकते हैं, बड़े से बड़े लोग हैं, उनको भी तो जेल हुई होगी। कोई सिस्टम से बड़ा थोड़ी हो सकता है। नहीं, बिल्कुल जेल हुई होगी या होनी होगी। इसमें क्या होता है राज भाई, या कन्विक्ट हुआ होगा। नहीं, बिल्कुल मैं समझ गया, ये व्यवस्था है। आप मान के चलिए कि कोई भी केस हुआ, आप जेल में गए, आप अंडर ट्रायल है, फिर आप बाहर आए, फिर ट्रायल चली। पर अब मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूँ कि हमारी जो व्यवस्था है वो कैसी है, कि क्या हो रहा है कि आप विटनेसेस के साथ खिलवाड़ करेंगे। जैसे कि आपको आशाराम बापू का केस पता होगा, उसमें विटनेसेस के भी मर्डर हो चुके थे। आप एक बात को समझ लीजिए बहुत गंभीरता से, ट्रायल में चलने ही नहीं दूंगा, मैं डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल करूंगा। वो डिस्चार्ज एप्लीकेशन पेंडिंग रहेगी 2-3 साल। चलो 2-3 साल में डिस्चार्ज एप्लीकेशन डिसाइड होती है मेरे अगेंस्ट में, मैं उसको चैलेंज करूंगा एज ए रिवीजन एप्लीकेशन हाई कोर्ट में। मतलब हाई कोर्ट में भी उसके ऊपर कुछ ना है तो हाई कोर्ट मुझे एक सिंपल ऑर्डर देगा कि मैं एडजमेंट ले सकता हूँ। तो ट्रायल में मैं वो ऑर्डर साइड करके एडजमेंट लूंगा कि मैंने तो हाई कोर्ट में अपील करी है कि केस मेरे अगेंस्ट में गलत है, मुझे डिस्चार्ज करो, अब आप मुझे यहाँ पे ट्रायल में एडजमेंट दो। अब मैं जेल से बाहर हूँ, बेल पे हूँ, मतलब 15-15 दिन की तो तारीख पड़ेगी नहीं, महीने की तारीख पड़ेगी। हर महीने में ये क्या तारीख ले रहा हूँ, हाई कोर्ट में मेरी मैटर जो है वो मैं कुदा रहा हूँ। अब मान लो कि 2-2.5 साल बाद हाई कोर्ट भी मेरे डिसफेवर में देती है, मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊँगा, फिर मैं बोलूँगा कि हाई कोर्ट ने मेरे अगेंस्ट में रॉन्ग किया है पर सुप्रीम कोर्ट में मेरी मैटर पेंडिंग है तो मुझे एडजमेंट दो। तो सर 7.5 से 8 साल, ये अगर डेमोग्राफिक फ्रेम में, तो ट्रायल तो मैं 7.5-8 साल ऐसे ही नहीं चलने दूंगा। बट एक दिन तो आएगा जजमेंट डे। बिल्कुल आएगा, तो जाओगे तो, पर तब तक तो सर केस ही खत्म हो जाएगा, विटनेस होंगे वही मर जाएंगे। मैं वो समझाना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि जजमेंट नहीं आता, ऐसा नहीं है कि चीज़ें नहीं होती है। हमारे पास बहुत अच्छी व्यवस्था है, कल्प्रिट को सज़ा भी मिलती है। लेकिन जो ये मोटी मोटी बात हमें समझनी है वो ये है कि मैक्सिमम केसेस में यही होता है।
अगर होता इतना जल्दी तो 4.5 करोड़ केस इस देश में पेंडिंग नहीं होते। अगर होता तो 228 मिलियन लोग इंडिया में पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं होते। अगर होता तो जुवेनाइल जस्टिस होम के अंदर इतने बच्चे आज नहीं होते। अगर होता ना राज भाई, तो मैं समझता हूँ कि हाईकोर्ट के अंदर इतनी मर्डर रेप की अपील्स फाइल नहीं होती, अगर होता तो। फेयर, एंड ये रियलिटी है हमारे इधर, ये है, और इसको बोलने में और एक्सेप्ट करने में कुछ शर्म ही नहीं है। जो है वो है, दैट इज ट्रू। बट अब चेंज नहीं हो रहा, आपको ऐसा लगता है? क्योंकि कुछ केसेस है, मतलब आइकॉनिक केसेस भी हैं जहाँ पे देश का सबसे रईस आदमी भी जेल गया और उसको कोई किसी ने छोड़ा। हर्षद मेहता ऐसा क्लासिक केस कि उस लेवल पे जाने के बाद भी जेल तो हुई। तब सिस्टम आपके अगेंस्ट था, इसलिए आप गए। मैं वही समझा रहा हूँ। हर्षद मेहता के स्कैम के अंदर सिस्टम वॉज अगेंस्ट हर्षद मेहता। मैं आपके सामने जो एग्जाम्पल पोर्ट्रे कर रहा हूँ वो हर एक एग्जाम्पल है ऐसे लोगों के, अगर आप उसको ध्यान से सुने और समझे, कि जो सिस्टम को साथ में लेके चल रहे हैं, तो आप किसी से भी खिलवाड़ कर सकते हो। अगर, तभी मैंने आपको कहा पैसे के साथ साथ पावर, व्हाट आई मेंट पावर बाय सेइंग पावर वाज पॉलिटिकल पावर। If you're close to few people who are in power. Absolutely, sir. If you are close to someone, you are the boss, not he who is in the power. So money plus political power plus authority power, ये तीनों जिसके पास, वो जेल नहीं जा सकता। 99% नहीं जा सकता, 99% नहीं जा सकता। और चला भी गया तो मान लो फॉर्मेलिटी है। 99% तो जा ही नहीं सकता, चला भी गया तो मान लो फॉर्मेलिटी है। अभी हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत ही बड़े व्यक्ति को, जिनका बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, उनको एक रेप के केस के अंदर, शायद आपको पता होगा, सजा हुई है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बेटे को। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उनको सजा इसलिए हुई, ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है। ये क्लासिक एग्जाम्पल है कि सिस्टम कैसे वर्क करता है। ये क्लासिक एग्जाम्पल है कि अगर सब कुछ इन अकॉर्डेंस विथ लॉ चला तो ये होता है। और इसको भी तो हो गई। हाँ, तो हो गई। ये क्लासिक एग्जाम्पल है कि कैसे चीज़ें अकॉर्डिंग हो रही है। बट मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप मान के चलिए, इस बात को बहुत ही विश्वास के साथ कह रहा हूँ, अगर आप एक ऐसे आदमी हैं जिसको पता है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली सिस्टम कैसे वर्क करता है, नंबर 1, जिसको ये पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ पॉलिटिकल पावर में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन पे ला सकता हूँ, और दोनों का कॉम्बिनेशन जो एक आपको आउटकम जो देगा आपको, वो नॉट गिल्टी होगा। सर राज भाई, इसको समझते हैं, कविता है, एक कविता के माध्यम से आपको मैं समझाता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग कविता है। सबके अपने सत्य हैं और सबके अपने झूठ, सबके अपने सत्य हैं और सबके अपने झूठ, कोई कहता लाभ इन्हें, किसी को लगती लूट, जिसमें मैं का फायदा और मैं का है नुकसान, मैं का बढ़ता मान देख कर मैं की जलती जान। तो आपके जो सवाल है उसका जवाब इसी के अंदर है, आप ढूंढ लीजिए। फिर एक और सवाल है, जो मान लो कोई इंसान है जिसके पास सिर्फ उसने ढंग से पैसे कमाए लाइफ में, मतलब अच्छे से वो अपना या तो बिजनेस चलाते हैं या कोई जॉब करते हैं, जो इतने लाखों लोग दिख रहे हैं, अपना जॉब करते हैं, थोड़े बड़े पैसे इकट्ठे कर लिए और पैसे कमा लिए। अब उनके साथ कुछ हो जाता है, गलत सही, दैट्स अप फॉर डिबेट। क्या वो अगर सिर्फ एक सही लॉयर ले ले, तो क्या लॉयर भी उनकी तरफ से पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव, पैसा सब एक लॉयर ही मैनेज कर दे, जहाँ पे उनको कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े? बिल्कुल सर। अ पावर ऑफ अ लॉयर, इफ यूटिलाइज्ड वाइजली एंड करेक्टली, कैन शेकन एनी बिग बिल्डिंग। एक वकील का पावर इतना है कि उसको अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो कितने भी हेडस्ट्रॉन्ग आदमी हो, वो उसको हिला के रख देता है, उसकी नींद हराम कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कुछ भी छोटा या बड़ा कोई क्राइम होता है, आप एक लॉयर के पास जाते हैं, अच्छे लॉयर के पास जाते हैं, वो लॉयर आपको प्रॉपर गाइड करते हैं कि आप FIR करवाइए, अगर आपकी पुलिस कंप्लेंट नहीं कर रही तो आप मजिस्ट्रेट में कंप्लेंट करिए, XYZ। अक्यूज्ड अरेस्ट होते हैं, उसके बाद वो लॉयर की ड्यूटी है कि आपको समझाए कि FIR करने के बाद केस खत्म नहीं होता, ये बेल रखेंगे तो आपको बेल को अपोज भी करना पड़ेगा, नीचे ट्रायल चलेगी तो आपको ट्रायल कोर्ट के अंदर विद प्रोसिक्यूशन लॉयर भी रोकना पड़ेगा, चीज़ें करनी पड़ेंगी। तब जो आपका गरज है, जो आपकी एक अंदर जो आग है कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये होगा।
और ये पूरा पावर केवल एक लॉयर के पास है। बट एक पावरफुल लॉयर, सामने वाले ने भी पावरफुल लॉयर कर दिया, देन इट्स जस्ट justice delayed then again. You just see two bulls fighting for your satisfaction, and then it's just justice delayed, right? No, it is not justice delayed. This is how the justice is served rightly. For example, but वो under जो आपने बोला ना, under trial prisoner बन जाएंगे वो। yes exactly, पर नहीं, उसी के लिए एक और चीज़ है राज भाई जो हमें समझनी चाहिए कि innocent till proven guilty, एक आपने सुना ही होगा, innocent till proven guilty should not look like jail till proven innocent. This is exactly what you are saying. It is what looks like. It is what it is. So looks that is why two lawyers. One is your lawyer, probably the person who has committed crime with you. He engages a lawyer. As you have your own liberty, he also has his own liberty. You want you to be represented by someone. He also wants someone to be represented by someone. इसीलिए मैं अक्सर मेरे दोस्तों को कहता हूँ कि कोर्ट रूम में it is never a trial. It is basically judge who is on the trial. Because both the parties know the truth. So it is the judge who is on the trial. ये अक्सर मैं कहता हूँ मेरे ग्रुप में मेरे लोगों को, क्योंकि आपको तो पता ही है कि सच क्या है, किसने नहीं किया। हाँ, पर जज ट्रायल पे हैं, जज साहब ट्रायल पे हैं, जज साहब को पता लगाना कि होना क्या है। तो ये तो it's and there's a quote for it. A good lawyer knows law. A great lawyer knows the judge. Exactly. ये शुरुआती दिनों में जब लॉ कॉलेज में मैं पढ़ता था तब लोग काफ़ी कोट करते थे, बताते भी थे। अब इसकी वास्तविकता समझ में आती है कि क्यों कहते हैं, सच में समझ में आती है और बहुत अच्छे से समझ में आती है। So that's what I'm asking, कि मान लो X पार्टी, okay, for आप एक नॉर्मल सिटीजन हो, आपके साथ क्राइम होता है, कुछ XYZ खराब, मतलब सामने वाले ने किया, लेकिन सामने वाले ने आपको अब केस लड़ा, आप चाहते हो आपको मिले जस्टिस, आपने हायर किया बेस्ट लॉयर, सामने वाले ने भी किया बेस्ट लॉयर। इसमें कौन जीतेगा? जो अच्छा लॉयर है वो, कि जो ज़्यादा पैसे वाला पावरफुल कनेक्टेड लॉयर है वो? दो चीज़ें, अगर आप सच्चे हैं, आपको सुनने वाले जो जज साहब हैं वो इतनी अच्छी तरीके से आप जज साहब को अगर चीज़ें समझा पाएँ तो 99% आपके फेवर में ऑर्डर आने वाला है। और अगर बाकी की कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो केस को अफेक्ट करते हैं, वो इस केस में अगर कोई लॉयर लाके खड़ी कर दे तो शायद आपका पगड़ा थोड़ा ढीला मानो आप सच हो, अब मैं बोल रहा हूँ आप सच्चे हो, आपके साथ एक्चुअली गलत हो रहा है, ठीक है। एक क्लासिक एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं जो बहुत ज़्यादा लॉयर्स बात करते हैं और आजकल इंडिया में बहुत ज़्यादा बात होती है कि फॉल्स FIRs होती है, विमेन जो केस लगा देती है, फॉल्स केसेस ऑन मेन, और बहुत सारे लड़कों, जैसे एक वो रोड वाला हुआ था जहाँ पे एक बाइक पे एक लड़का था, डू यू रिमेंबर दैट केस? यस। तो उस बेचारे की पूरी लाइफ ही खत्म हो गई, वो लड़की तो बहुत चले गई, कनाडा चले गई, वो अपना काम कर रही है, उसको अब ना कोई जॉब दे रहा है, वो इतने साल जेल में हो गया है, ऑल ऑफ दैट, राइट। एक इनोसेंट लड़का था, लड़की ने फॉल्स केस लगा दिया, अब इसमें दिख रहा है फॉल्स केस है, बट उसने लड़की ने हायर किया बहुत तगड़ा लॉयर, और इस लड़के ने भी हायर किया लॉयर, हु विल विन नाउ? इसीलिए एक सिस्टम है कि आपके पास जो भी फैक्ट्स हैं उसको आप किसी के साथ रिप्रेजेंट करवाइए और एंड में जो वर्डिक्ट आना है वो आना है। लेकिन जो मैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करता हूँ उसमें पॉलिटिकल प्रेशर, जज क्या है राज भाई, आपके और मेरे जैसे एक आदमी, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है, पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल प्रेशर, फ़ोन कॉल्स, ये सब ज़्यादातर आपको हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट्स में देखने नहीं मिलता। ये सब देखने मिलता है लोअर जुडिशरी में, और लोअर जुडिशरी में ही तो केस चलता है। आपकी ट्रायल कौन सी हाई कोर्ट में चलने वाली है, सुप्रीम कोर्ट में चलने वाली है? कितने जजेस के ऊपर हाई कोर्ट्स में इंक्वायरी चल रही है फॉर करप्शन, कितने जजेस के ऊपर आप देखेंगे कि एलिगेशंस हैं करप्शन, कितने अक्यूज जो हैं चालू ट्रायल कोर्ट्स के अंदर एप्लीकेशन मूव करते हैं टू द प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज दैट वी डोंट फाइंड दिस जज इन आवर फेवर बिकॉज वी प्रोबेबली डोंट नो व्हाई ही इज or she, whatever the judge is removing a personal grudge on us is what we feel like, and we want to transfer our case from this court to that court. समझिए एक बात, एक अक्यूज है, उसको तो आपकी ट्रायल चलानी है, आप भी जज हो, कोई और भी जज है, आपकी कोर्ट में चलाए, कहीं और चलाए, ऐसा तो नहीं है कुछ अलग होने वाला है, जो होने वाला है जजमेंट आने वाला है। लेकिन आज ये ट्रेंड बन चुका है
मेरे खुद के ही आपको 10 केस ऐसे बता सकता हूँ जिसमें अक्यूज ने मुझे ऐसा बोला है कि सर आप एप्लीकेशन मूव करो, हमको ये जज में कोर्ट केस नहीं चलाना है। इसीलिए नहीं राज भाई कि वो उनका कुछ हो नहीं रहा, आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इसलिए नहीं, इसीलिए कि वो समझते हैं कि ये जज के पास नॉलेज ही नहीं है सर, जो हम इसको समझाना चाहते हैं, या इसीलिए वो हमको ऐसा बोलते हैं कि सर हमको लगता है कि ये जज का अपना ही कानून है, आप कोर्ट बदलवा दो। तो ये एक और प्रोसेस है, ये एक और हर्डल है जिससे आपकी ट्रायल डिले होती है, क्योंकि फिर आप उसकी एप्लीकेशन लगाओगे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, क्योंकि वो इज द मेन जज। तब तक तो पर्सन इज जेल्ड अंटिल प्रूवन इनोसेंट। नहीं, बट हम उस केस के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं जिसमें अक्यूज ऑलरेडी बेल पे होते हैं और ट्रायल चल रही होती है, ये उन केसेस को लेके बात है। तो ये है। बट बेल पे भी इंडिया इज सच अ कंट्री जहाँ पर आप बेल पे हो नहीं बेल पे हो फर्क नहीं पड़ता। अगर मीडिया में आपके बारे में बात होगी तो एनीवे समाज तो आपको वैसे ही देखेगा। आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस उससे अफेक्टेड नहीं है तो बात अलग है, आप कर सकते हो ये बिल्कुल। बट सोशल स्टिग्मा, जॉब नहीं मिलती आपको। सही बात है। जहाँ जॉब कर रहे हो तो वहाँ निकाल दिया जाता है। आप स्टार परफॉर्मर हो, आपके ऊपर फॉल्स केस लगा तो भी आपको निकाल दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसा है राज भाई। 2 चीज़ें इसको ध्यान से समझिए। जैसा कि आपने कहा फॉल्स केस, फॉल्स FIR, फिर आपने लड़की का एग्जाम्पल दिया। सुप्रीम कोर्ट की ये रूलिंग है कि आज के आधुनिक ज़माने में जब लिव इन का एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, जब लड़के और लड़की के बीच में जो ये वेस्टर्न कल्चर है लिव इन रिलेशनशिप का, इसको हमने आजमाया, तो हमने ये देखा हमारे समाज में कि कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है। अब प्यार करता है तो नेचुरली एक फिजिकल रिलेशन होना दोनों के बीच में मोटा मोटा जायज़ है। उसके बाद कोई हर्डल आ जाता है और लड़का शादी नहीं कर पाता। तो हमने कहीं ना कहीं ऐसा देखा कि कुछ केसों में क्या हो रहा था कि लड़कियां जो थी वो लड़कों पे रेप के केसेस कर देती थी। फिर इसको एक टूल बना लिया गया मोटा मोटा कि भाई आप शादी नहीं करोगे, रेप, आपने शादी नहीं की, रेप। वेरी इंटरेस्टिंगली, विच एवरीवन शुड नो, एंड आई एम थ्रू यू आई वांट द पीपल टू नो, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग इट। सुप्रीम कोर्ट हैज सेड इट वेरी क्लियरली दैट सेक्स on the pretext of getting married is not a rape. If I am in a living relationship with you, that is because you are also consenting to it. If we are having any physical relationship, it is because you are consenting to it. It is because my emotions are common to your emotions. And that is why whatever has happened between us has happened. Now, if I have lured you by saying that I'm going to get married to you and I don't get married to you, and we go on our ways, after 2 months you get an afterthought of filing a rape case against me, that's not rape. Supreme Court has said it very clearly. कब बोला है? Recent judgment है सर, ये तो 2022 या 23 में बोला था। Recent judgment है, it is very clear. And the judgment quotes this line, I am quoting the judgment, quote unquote, I am saying, sex on the pretext of getting married is not a rape. Not a rape at all. Because the court believes, and the law is still saying, that in a relationship, be it living relationship or be it a common relationship, when a person is in a relationship, any sort of relationship, it is the amalgamations of emotions together. Everything that happens with the consent of both the people. Parties. Yeah. And that is why these things are false and should be stopped. And it is cleared. And now it's not happening now? Those false cases are not happening? होता है, बट ये जजमेंट बहुत हेल्प करता है लड़कों को बेल लेने के लिए। बट अरेस्ट तो हो जाते हैं। अरेस्ट होते हैं सर, पर जहाँ हम बात कर रहे हैं किसी की 15 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 20 साल जेल में रहने की, वो बंदा अंदर जाता है, चार्जशीट फाइल होने के बाद बाहर आ जाता है। इसको आप 2 तरीके, 4 महीना, 6 महीना, इसको 6 महीने भी। पर सर आप बिना किसी केस के कोई अंदर हो गया? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये बात बहुत ही क्लियर हमें समझनी पड़ेगी कि सारे रेप केस फेक नहीं होते। फेयर, आई एम नॉट डाउटिंग दैट, मैं सिर्फ फेक केसेस की बात कर रहा हूँ। नंबर 2, अब आप यही इसी के ऊपर आ रहा हूँ मैं कि आप नंबर 2 आप कैसे कहोगे कोई केस रेप का जो है वो फेक है? नो, हमें कुछ भी नहीं पता। ये आपको आपका क्लाइंट बताएगा कि सर इसने मेरे पे रेप का केस किया है, ये देखो हमारे फोटोज़, ये देखो हमारी व्हाट्सएप की चैट, ये देखो हमारी फेसबुक की कॉन्वर्जेशन, ये देखो हमारी वो क्या एप्लीकेशन, इंस्टाग्राम की कॉन्वर्जेशन, ये देखो हमारी कोई भी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू इंटरनेट, ये हमारी कॉन्वर्जेशन, ये हमारे फ़ोटोज़, हम दोनों लव रिलेशनशिप में थे,
ऐसे होते हैं, दो व्यक्ति एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ऐसे साथ में खड़े रह के फोटो खिंचाते हैं, जिसके पोस्चर से आपको पता चलता है कि ये फोर्सफुली लड़की, आई मीन यू कैन सी अ गर्ल एंड यू कैन मेक आउट दैट शी इज नॉट, आई मीन शी इज इन लव, यस एग्जैक्टली। तो ऐसे फोटोज होते हैं जो आपको आपका क्लाइंट देगा कि सर देखो हम दोनों लव में थे, ये हम कैफ़े में खाना खाने गए थे, ये हम यहाँ पे गए थे, ये हम ट्रिप में गए थे लोनावला, ये हम ट्रिप में गए थे मनाली। तो सर अगर मैं इसके साथ 6 साल से रिलेशनशिप में हूँ और ये 2000 से मैं इसके साथ रिलेशनशिप में हूँ और ये 2006 में मेरा ब्रेकअप हुआ, 2008 में ये बोलती मैंने रेप किया, तो दिस इज़ योर प्राइम आर्ग्यूमेंट इन द कोर्ट दैट माई लॉर्ड्स काइंडली सी दैट इट इज़ एन इशू ऑफ अ लव अफेयर टर्न रॉन्ग. I don't intend to get her married, and in an outburst she has filed a complaint against me, and these are all the proofs that I'm placing against you. We get it, but I'm saying people still do get jailed. Yeah, they do. 4 months, 6 months, year, 2 years. This is the reality that you can't ignore. This is the reality that you have to face. दूसरा इसमें क्या है, अगर आप थोड़े से स्मार्ट हैं तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपके ऊपर रेप केस भी हो गया है और आपके पास जो ये सारे प्रूफ हैं, जो 99% मैंने देखे हैं कि फेक रेप के केसेस में होते हैं. फेक रेप केस करने की वजह 2 होती है. सबसे बड़ा ईगो प्रॉब्लम लड़की का, रिवेंज, और दूसरा जो होता है सर, ये मैक्सिमम जो मैं आज देख रहा हूँ, ये उभर रहा है ट्रेंड, एक्सटॉर्शन ऑफ मनी. दोनों के अंदर आपके पास ये दोनों केस, अगर दोनों तरीके के आपके ऊपर केस हैं, तो आपके पास ये सारी जो प्रूफ्स हैं, जो आपकी चैट्स होंगी, जो आपके फ़ोटोज़ होंगी, ये आप अपने लॉयर को दीजिए. अच्छा कोई लॉयर रखिए, अप्लाई फॉर एन एंटीसिपेटरी बेल. अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है ये राज भाई, जो मैक्सिमम लोग को नहीं पता, या पता नहीं, मैंने ये ट्रेंड थोड़ा घटता हुआ देखा है. हमारे देश में कुछ टाइप है बेल्स की. अगर आप जेल के अंदर हैं और आप बाहर आना चाहते हैं तो उसको आप रेगुलर बेल बोलोगे. आपकी अरेस्ट नहीं हुई और आप प्री अरेस्ट बेल रखना चाहते हो तो उसको आप एंटीसिपेटरी बेल बोलते हैं. एक पुलिस के पास टाइम होता है चार्जशीट फाइल करने का 90 या 60 दिन का. उसके अंदर अगर चार्जशीट फाइल नहीं होती तो उसको आप डिफ़ॉल्ट बेल बोलते हैं. इंटरेस्टिंग पार्ट अब आता है, एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, हम उसको बोलते हैं ट्रांजिट बेल. क्या होता है? राज आज इंदौर से है, राज के ऊपर कोई केस हो रहा है, आपके ऊपर कोई केस हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? इंदौर से आप इंदौर में रह रहे हैं, आपके ऊपर केस हो रहा है बॉम्बे में, तो अब बॉम्बे में आओगे तो आपको तो पुलिस पकड़ लेगी. तो राज बीइंग अ डोमिसाइल ऑफ मध्य प्रदेश फाइल्स अ ट्रांजिट बेल एप्लीकेशन डायरेक्टली इन द हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश सेइंग दैट सर kindly exercise your constitutional discretion. I am before you as a constitutional court and FIR is filed against me in Maharashtra, Bombay. I want to go there and get an anticipatory bail, but secure my arrest won't be possible. So आपकी मध्य प्रदेश जो हाई कोर्ट है, क्योंकि आप वहाँ के डोमिसाइल है, आपको ट्रांजिट बेल देगी 15 दिन की. तो आप 15 दिन में तो फ्रीली महाराष्ट्र आ गए, आपको यहाँ कोई पकड़ नहीं सकता. फिर यहाँ पे आएंगे, आप लॉयर एंगेज करेंगे और उस ट्रांजिट बेल को आप एंटीसिपेटरी बेल में कन्वर्ट करेंगे, रेगुलराइज करवाएंगे. तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे पास. डर नहीं लगता? क्या डर सर? कभी ऐसा हुआ है कि इतने, अब जैसे ये केस लिया उठाया आपने, अब यहाँ पे आपने बोला इतने बड़े लोग इन्वॉल्व हैं जिनके नाम ही नहीं आए, आप इतने ओपनली बोल रहे हो कि वर्ल्ड की इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरर हैं या इतने अथॉरिटीज़ में से लोग हैं, इतने ओपनली लोग बात करें, कभी आप पे थ्रेट आया है? मेरे पास स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से थ्रेट इतना बड़ा था शायद कि मैंने एक टाइम पे एक एप्लीकेशन करी थी कि मेरे साथ कुछ हादसा हुआ था. उस एप्लीकेशन को मैंने लिखा था डायरेक्टर जनरल ऑफ गुजरात पुलिस को. किसी भी कोर्ट के ऑर्डर के बिना पुलिस ने उसका इन्वेस्टिगेशन किया. मेरी एप्लीकेशन लिखने के कुछ ही दिनों में, विदाउट एनी कोर्ट्स ऑर्डर, the state granted me round the clock protection because their investigation revealed that the threat perception on me was very high and someone wanted to eliminate me. Then बहुत ही जैसा आपने कहा डर नहीं लगता, तो पहले तो मैं जब घर से निकलता हूँ ना राज भाई, तो मेरे दिमाग में हमेशा ये बात रहती है, क्योंकि मेरे पास सोशल कॉजेस की मैटर ज़्यादा है, तो ये हमेशा सोच के निकलता हूँ कि आज कुछ समाज के लिए करना है, नंबर 1. नंबर 2, इस केस के अंदर, मोरबी केस के नहीं, और भी केसेस जिसमें मैं हूँ उनकी बात करूँ, तो स्टेट गवर्नमेंट को
जो गुजरात स्टेट की गवर्नमेंट है उन्होंने मेरी फैमिली को भी प्रोटेक्शन दिया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी किया हुआ है कि अंटिल द ट्रायल ऑफ द केसेस आर कंक्लूडेड आई शुड बी गिवन ऑल दिस प्रोटेक्शन एट द कॉस्ट ऑफ स्टेट। और इसको फिलोसॉफिकली हम समझें तो मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। आप पले बड़े, मतलब यार बच्चे पैदा करने के लिए तो जन्म नहीं लिया आदमी बन के, आए हो तो कुछ करोगे तो सही समाज के लिए, जिस समाज के बीच में तुम रह रहे हो। ये मेरा मानना है। तो अगर इन लोगों के लिए कुछ करते करते, या अगर भगवान ने मुझे चुना है इन लोगों का कुछ अच्छा करने के लिए, अगर कुछ हो जाता है तो हो जाता है, पर वो सब चीज़ें मेरे को अफेक्ट नहीं करती ज़्यादा। मुझे फ़ोन आया हुआ है कि नंबर से पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, नंबर मिले हैं मेरे CDR के अंदर, कॉल डेटा रिकॉर्ड जो पुलिस निकालता है पूरा, उसके अंदर नंबर्स आए। मुझे फ़ोन आया बाकायदा कि आप उत्कर्ष दवे बात कर रहे हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल बात कर रहा हूँ। फिर वही थोड़ी अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेजेस जो यूज़ होती हैं फ़ोन कॉल्स पे, वो की गई और मुझे स्पेसिफिकली कहा गया कि ये केस में आप सेशंस कोर्ट में आए ना, ये केस में आप ना आए। तो उसकी गंभीरता लेते हुए मैंने किसी, अगर आए तो वो जाने, मैं तो आज भी जाता हूँ। सोचा नहीं कभी उसके बारे में मैंने। तो डर नहीं लगता कोई भी डेथ से? मैं सर भगवान से डरता हूँ, गलत करने से डरता हूँ, बाकी मैं किसी से नहीं डरता। तो ऐसे कोई बोले उड़ा देंगे, एलिमिनेट कर देंगे आपको, इधर मत जाओ उधर मत जाओ, कुछ तो डर लगता होगा यार। अरे क्या डर सर, आप करने वाला बोलता नहीं है, वो बोलने वाला करता नहीं है। ये फिलॉसफी है लाइफ की। आप समझो, कर्मण्येवाधिकारस्ते महाफलेषु सदाचनम, ये मेरा कर्म है। शायद मैं ये मानता हूँ कि भगवान ने मुझे चुना है। मेरे जैसे सर हाई कोर्ट के अंदर 10,000 वकील हैं। मेरे पास ऐसा तो कुछ खास ज्ञान है नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ खास लैंग्वेज भी नहीं है कि मुझे ही चुना गया है। इन लोगों ने मेरे पास आए, विक्टिम्स मेरे पास आए। मैं समझता हूँ कि ये मेरा कर्म है और भगवान की मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा दया है कि इन सारे केसों में मैं इन लोगों के लिए आर्थिक रूप से, या इनको जो न्याय चाहिए उस न्याय तक पहुँचने की प्रक्रिया में मैं इनका सहभागी बना। ये मेरी फिलॉसफी है। मैं केवल 2 व्यक्ति से डरता हूँ, एक मेरे महादेव और दूसरे, अगर मैंने कुछ खराब कर्म किया है तो वो खराब कर्म करने का डर है, क्योंकि मुझे पता है वो खराब कर्म जो है मेरी जीवन में मुझे बहुत गंदा मारेगा। तो मैं बहुत सावचेत रहता हूँ कि मैं कोई खराब कर्म ना करूँ, और मैं मेरे भगवान से डरता हूँ बस। खुद से डर लगता है कभी? लगता है, सही में लगता है। किस बात? इतना इन्वॉल्व हो जाता हूँ लोगों के साथ। जब लोगों को मिलने जाता हूँ ना राज भाई, मोरबी चला गया, बड़ौदा चला गया। अभी हमारे गुजरात में एक फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था फायर क्रैकर्स में, उसमें सारे जो लेबर्स थे बहुत ही गरीब थे, मध्य प्रदेश से सब यहाँ पे काम करने आए थे। मध्य प्रदेश में एक जिला है देवास, यहाँ पे काम करने आए थे। तो उन लोग को मिलने गया, तो उनको मिलने के बाद एक ऐसी ज्वाला जगती है ना यार अपने अंदर कि क्या हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग ऑल अराउंड। और फिर अब वो स्टैच्यूट है कि उनको मिलने मैं गया हूँ, तो वहाँ पे जो लोकल पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनको पता चलने ही वाला है कि मैं उनको मिलने गया हूँ। तो सब आ जाते हैं माइक लेके, सर बोलो आपका क्या बोलना है। और फिर जो मुंह में से निकलता है तो डर लगता है यार कि कहीं मैं अपने आप को ना हार्म कर दूं, ऐसा ना बोल जाऊं। क्योंकि यार बहुत ही राज पीड़ा होती है ये देख के कि आप उस व्यवस्था में रह रहे हो, आप उस व्यवस्था में जी रहे हो जहां आपका सबसे बड़ा गुनाह है अगर आप गरीब हो, जहां आपका सबसे बड़ा गुनाह है अगर आपके पास कोई पावरफुल आदमी नहीं है, जहां आपका सबसे बड़ा गुनाह है अगर आपके जेब में पैसे नहीं है, जहां आपका सबसे बड़ा गुनाह है अगर आप किसी अच्छे आदमी को जानते नहीं हो। और आप मानो ना मानो, द बिगेस्ट क्राइम यू कमिट इज दैट यू आर पुअर। कोई सुनने वाला नहीं है। तो जैसा कि आपने मुझे पूछा आपको डर लगता है, तो मुझे डर मेजरली तो इसीलिए नहीं लगता कि मैं जिनके लिए काम कर रहा हूँ, मैं आपको बताऊं, ये मोरबी जो अक्यूज्ड है, मोरबी में जो लोग मरे, बड़ौदा में बोट कैप्साइज हुई जो लोग मरे, राजकोट में जो फायर ट्रेजेडी हुई जो लोग मरे, डीसा में जो ये फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ जो लोग मरे, ये सारे केसेस में अक्यूज का फैमिली बैकग्राउंड पता है आपको सर?
मोरबी में 112 लोगों के लिए मैं लॉयर हूँ। 112 लोगों में से 2 लोगों को छोड़ दीजिए, 108 से 110 लोगों की मंथली इनकम 8,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है। कोई ठेला लगाता है, कोई चाय की टपरी लगाता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई कपड़े सीता है, इस तरह का लोग काम करते हैं। बड़ौदा के अंदर जो बोट कैप्साइज हुई, जिसमें अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि 1 करोड़ रुपया कंपेंसेशन डिसबर्स करो विक्टिम्स को, उसके अंदर जो विक्टिम्स हैं वो क्या करते हैं कि कोई फोटोग्राफर है, किसी का एक लारी है, किसी का, मतलब हु आर दिस पीपल? दे आर दिस पीपल who are so much socially deprived that there is no one to hear them. They are these people to whom you promise as a government, as a representative of a government, to whom you promise that please vote for us, we are going to do something good for you, but you fail. होगा जिसकी जिम्मेदारी होगी इसको इंस्पेक्ट करने की, इन्विजिलेट करने की, फिर भी वहाँ पे स्टीम बोट चल रही थी। जिस बोट की कैपेसिटी है 10 से 12 लोगों को बिठाने की, उसमें 30 से 35 लोगों को तो तुमने भर दिया। बच्चे, राज भाई आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? 4th स्टैंडर्ड की बच्चा, 5th स्टैंडर्ड की लड़की, छोटे छोटे बच्चे जो पिकनिक पे गए पैसे भर के, वो स्कूल को शर्म आनी चाहिए। जो स्कूल को ये जिम्मेदारी होती है कि बच्चे जो प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ते हैं उनको पिकनिक ले जा रहे हैं तो सुरक्षित रूप से वापस लाएं, उस स्कूल के द्वारा कोई भी ये व्यवस्था नहीं की गई थी वहाँ पे कि लाइफ जैकेट। राज भाई, आज अगर आप इंदौर के अंदर जो लेक है, हमारे यहाँ जो अहमदाबाद में लेक है, अगर हम बोटिंग भी करना जाते हैं 100 रुपया दे के, तो सबसे पहली चीज़ हम तो लाइफ जैकेट पहनाते हैं। कॉमन सेंस है। हाँ। बच्चों को, 4th कक्षा के बच्चों को, 5वीं कक्षा के बच्चों को लाइफ जैकेट पहनाए बिना बिठा दिया बोट में। और अगर उस बोट की फ़ोटो आप देखो ना राज भाई, तो आपको ऐसा लगेगा कि इस बोट पे भूल के भी मैं किसी को ना बिठाऊं। इट द बोट वॉज इन सच अ बैड एंड प्रिकेरियस कंडीशन। उस बच्चों को बिठा दिया, बोट कैप्साइज हुई, 12 इनोसेंट बच्चे जिनको नहीं मरना चाहिए था वो मर गए, 2 टीचर्स अंदर मर गए। और सबसे बड़ा जो खुलासा हुआ इसके अंदर, कोई भी स्कूल को पिकनिक ले जाने के लिए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की परमिशन लगती है। इस स्कूल ने डीईओ से परमिशन ही नहीं ली थी। आप किस स्तर पे जा रहे हो भैया? ये पहला एक ऐसा केस बना, ये एक पहला क्लासिक केस बना गुजरात स्टेट का, जिसमें आईएएस ऑफिसर्स के रैंक के ऑफिसर्स पे डिसिप्लिनरी इंक्वायरी इनिशिएट करी कोर्ट ने। और उस ऑर्डर को इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में ड्रैग किया, सुप्रीम कोर्ट में लेके गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो, फेस द डिसिप्लिनरी इंक्वायरी, and it is still going on. So this is also an example how system works. You are an IAS officer, you are a high ranked officer, it was your responsibility to see upon few things and you have failed to do so and now face the consequences. इसमें भी क्या हुआ? बोट गिरी, 4 लाख और 2 लाख रुपए स्टेट गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दिए, 6 लाख रुपए। शर्म आती है यार राज, 6 लाख रुपए कीमत है क्या हमारी, हमारे बच्चों की? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ये इसी समाज के लोग हैं जिस समाज में से आम्बेडकर आए थे, ये इसी समाज के लोग हैं जिस समाज में से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, हमारे प्रधानमंत्री आए हैं, ये इसी समाज के लोग हैं जहाँ से सरदार वल्लभ भाई पटेल आए थे, ये इसी समाज के लोग हैं जहाँ से जवाहरलाल नेहरू जी आए थे, ये इसी समाज के लोग हैं जहाँ से शशि थरूर जी आए थे, ये इसी समाज के लोग हैं जहाँ से भारत देश का बड़े से बड़ा इंटेलेक्ट या बड़े से बड़ा साइंटिस्ट या बड़े से बड़ा व्यक्ति निकला है। वो समाज है कॉमन पीपल। आपकी नेग्लिजेंस की वजह से कोई आदमी मर जाता है और आप क्या करते हो, 2 लाख और 4 लाख रुपए की भीख दे देते हो 6 लाख रुपया करके, और आप बोलते हो कि हम भूल गए, बस अब आप पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन करेगी और कोर्ट में केस चलेगा। नहीं, दिस हैज़ टू स्टॉप। दैट इज़ वाई आपने पूछा कि आपको डर नहीं लगता। मुझे डर इसलिए नहीं लगता क्योंकि अब बहुत हुआ यार। इंडिया नीड्स अ पॉलिसी वेयर बाय वी आर in position to define like Western countries that if I die tomorrow or my son dies tomorrow or my daughter dies tomorrow with the negligence of the state,
then state has to compensate me in way of exemplary compensation in crores and crores. मैं तो मर गया, तुम मेरे को तो वापस लाने वाले नहीं, पर मेरे परिवार वालों को तो कुछ दे दो। तुम्हें पता है मैं आगे जाके क्या बनने वाला था? एक 6 साल की लड़की मर गई, 4 साल 4th स्टैंडर्ड का लड़का मर गया, 6th स्टैंडर्ड का लड़की मर गई। तुम्हें पता है वो बड़े होके क्या बनने वाले थे? कोई कलेक्टर बनता, कोई नरेंद्र मोदी बनता, कोई क्या बनता, कोई साइंटिस्ट बनता, कोई प्राइम मिनिस्टर बनता, कोई प्रेसिडेंट बनता, कोई क्या बनता? बताओ मुझे। तुम्हारे पास कोई पॉलिसी नहीं है, तुम कुछ डिफाइन कर पाओ ऐसी। इसीलिए हमने कहा कि इनको हाई ऑफ द हाई कंपेंसेशन मिलना चाहिए, बिकॉज दे हैव डाइड बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द स्टेट मैकेनिज्म। और दूसरी बड़ी ये रुचि वाली चीज़ है, बहुत ईजी है कहना कि गवर्नमेंट करप्टेड है, बहुत ईजी है कहना सरकार चोर है। पिक्चरों में भी सुना होगा, पॉलिटिशियंस को भी अपोजिशन पार्टी के लोगों को बात करते आपने देखा होगा। पर इन रियलिटी क्या है? सरकार क्या है? व्हाट इज द गवर्नमेंट? आपने कभी देखा है सरकार का बोर्ड किसी को पहन के घूमते हुए? नहीं। सरकार क्या है? सरकार, गवर्नमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑफिसर्स एंड पब्लिक सर्वेंट वर्किंग फॉर फ्यू इलेक्टेड पॉलिटिशियंस हु आर सिटिंग इन पावर इलेक्टेड बाय अस। तो जो सबसे बड़ा लूप होल है ये सिस्टम में, वो है ये सरकारी बाबू। आप मान के चलिए, एक सर्वे है, मुझे वेबसाइट का नाम याद नहीं है, बट वो सर्वे ऐसा कहता है कि आउट ऑफ द टोटल पीपल दैट दे इंटरव्यूड, 54% ऑफ पीपल सेड दैट दे हैव गिवन मनी टू पुलिस टू वर्क फॉर देयर ओन थिंग्स। आपके एक और केस के बारे में बात करते हैं, वो था चंदन का केस। चंदन या लाल चंदन स्मगलिंग केस ऑफ रेड सैंडलवुड्स। यस। लाल चंदन का ब्लैक मार्केट कितना बड़ा है इंडिया, ये ग्लोबली इंडिया में? ये बहुत ही, मेरा इसको तकरीबन 4-4.5 साल हो गए जितना मुझे पता है मोटा मोटा। ये ऐसा था कि एक गुजरात की और इंडिया लेवल की बहुत ही बड़ी टॉयलेटरीज कंपनी थी। उस कंपनी का काम था कि जो भी उनके टॉयलेटरी प्रोडक्ट्स थे, ये यहाँ से यूएई एक्सपोर्ट करते थे और कुछ उनका इंपोर्ट ड्यूटी का बेनिफिट था। तो फिर यूएई पोर्ट से वो लोग कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, विभिन्न देशों में भेजते थे। तो उसके अंदर ऐसा था कि आप एक चीज़ आप ऐसे देख लो कि भाई आप एक सेंट्रल एजेंसी है, DRI, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जो है राज भाई, ये एक इनपुट के आधार पे एक कंटेनर रोकता है। अब सबसे इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने आपको कहा कि करप्शन इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ इंडिया, ये मैंने आपको क्यों कहा कि करप्शन किस हद तक है? आप देखिए, किसी भी गुड को आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हो तो अकॉर्डिंग टू द कस्टम्स एक्ट आपको एक उसका परफॉर्मा दिया जाता है कि भाई आप ये गुड एक्सपोर्ट कर रहे हो, चलो टैग आपके गुड्स के अंदर ये चीज़ें हैं, चेक, आपके गुड्स के इतना पैसा आपने इसको भरा है, चेक, आपका गुड्स यहाँ जाने वाला है, चेक, हो गया। फिर वो जाता है ड्राई पोर्ट पे। ड्राई पोर्ट मतलब एक ऐसी व्यवस्था है जो पोर्ट से थोड़ा दूर बनाई जाती है, जो रोड पे होती है, ज़मीन पे होती है, जहाँ पे जितनी भी कस्टम फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको मोटा मोटा पूरा कर दिया जाता है, एंड देन द कंटेनर इज सेट टू गो ऑन द शिप। इस केस के अंदर ऐसा था राज भाई कि कस्टम पूरा क्लियरेंस मिल चुका है गुड्स को, मतलब द सीनियर कस्टम ऑफिसर्स हैव साइंड कि इसमें टॉयलेटरीज है। एक एजेंसी है DRI, वो रोकती है कंटेनर को, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इट्स अ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसी। DRI उस कंटेनर को रोकती है, और DRI उस कंटेनर को रोकने के बाद अंदर क्या देखती है कि अंदर टॉयलेटरीज तो है ही नहीं, अंदर है रेड सैंडलवुड, रक्त चंदन के लकड़े, जो अपेंडिक्स A गुड है, आप इसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, इट इज़ बैंड। पर इसके जितने अच्छे उपयोग हैं उतने ही खराब उपयोग हैं, और ये एक ऐसा रिसोर्स है भारत देश का जो अधिकतम मात्रा में है, जिसको हम ये समझ लें कि भारत सरकार नहीं चाहती कि हम इसको भेजें। एक्सपेंसिव होता है, एब्सोल्युटली वेरी एक्सपेंसिव सर, वेरी वेरी एक्सपेंसिव, नॉट एक्सपेंसिव, वेरी वेरी एक्सपेंसिव। एक कंटेनर की अप्रॉक्स प्राइस क्या होती होगी? अगर एक कंटेनर आपका लोड है तो मान लो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मार्केट वैल्यू 10 करोड़। आप कंटेनर, यस, और आप कितने इसको तो एक्सपोर्ट कर चुके हो। तो ये, और ये मिलता कहाँ पर है? ये मोस्टली सर साउथ में होता है, साउथ से फिर यहाँ आएगा,
तो आप जो मूवीज में दिखाते हैं बिल्कुल बिल्कुल स्मगल करके लेके आते हैं, बिल्कुल उसी तरह से लेके आते हैं। और आप इसको ये समझ लीजिए कि स्मगल करके मुझे लाना है पोर्ट तक नहीं, मैं कितने लेवल स्मगलिंग के क्रॉस करके आया हूँ, मेजर लेवल भी मैं क्रॉस कर चुका हूँ। कस्टम क्लियरेंस सर्टिफिकेट है मेरे पास, जिसको अकॉर्डिंग टू द कस्टम्स एक्ट बोलते हैं लेट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट। राज भाई क्या बोलते हैं? लेट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट मैं ऑब्टेन कर चुका हूँ। मैं साउथ से निकला, ये चेक पोस्ट क्रॉस किया, वो चेक पोस्ट, ये नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एजेंसी है कस्टम विच इज पर्टिकुलरली केप्ट टू सी दैट गुड्स दैट आर एक्सपोर्टेड आउटसाइड द कंट्री आर अकॉर्डिंग टू द लॉ, are in accordance what is written to the prescription that they are exporting. But despite of that, I am crossing that boundary also. So what is the level of people involved into this? आप सोचिए। और फिर वो यहाँ से जाता कहाँ था? UAE। यहाँ से UAE से कहीं पे भी। मेरा जो क्लाइंट में रोक के मे बी मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरा क्लाइंट था उसका मोटा मोटा केस ये था कि उसे नहीं पता था उसके कंटेनर में ये गुड्स कैसे आया। क्या बात है? एग्जैक्टली। और ये चीज़ पहले मैं भी नहीं मानता था, ये मैं भी नहीं मानता था। पर कोर्ट के अंदर जब ये बेल मैंने आर्ग्यू करी, एंटिसिपेटरी बेल, सेशंस कोर्ट में कच्छ या भुज में, शायद मैं इसको गया था आर्ग्यू करने, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, तब मुझे ये पता चला कि जो DRI जो एजेंसी थी उन्होंने फ़ोटोज़ प्रोड्यूस किए कि कंटेनर वॉज टेम्पर्ड इन ट्रांजिट। कंटेनर्स के बोल्ट लूज थे, कंटेनर को टेम्पर किया गया था, उनके थ्रू हमें पता चला। तो एक आदमी जिसका कोई लेना देना नहीं है, उसके कंटेनर में कुछ घुसा के तुम ले जा रहे हो, जिसके लिए वो प्रोसिक्यूट हो रहा है। फिर सेशंस कोर्ट ने रिजेक्ट किया, हम हाई कोर्ट आए। हाई कोर्ट में एक मैटर ऑफ लॉ हमने जो रखा, वो ये समझाने की हमारी कोशिश रही कोर्ट को कि जब एक कंटेनर एक पर्टिकुलर एजेंसी है जो आपका एक्सपोर्टर होगा, उसकी कस्टडी में अगर रहता है तो वो जिम्मेदारी उस कंटेनर की उसकी है, ना कि मेरी। तो द कोर्ट अंडरस्टूड इट एंड देन वी वर ग्रांटेड इंटरिम रिलीफ ऑन स्टे ऑन अरेस्ट वाज ग्रांटेड। बट उनको अरेस्ट हो गया था उससे पहले? नहीं, ही वाज ऑन अ रन। जेल कभी नहीं, ही वाज ऑन अ रन। ही वाज ग्रांटेड प्रोटेक्शन बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ गुजरात। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, आपको मैं बताऊं, जो लेवल ऑफ मैच्योरिटी इन जजेस मैंने गुजरात हाई कोर्ट में देखी है या गुजरात हाई कोर्ट के जजेस की देखी है, वो मैंने कहीं नहीं देखी। नंबर 1, क्यों कह रहा हूँ, मैं ना लॉ बैकग्राउंड से था, ना मेरी कोई बार में मुझे कोई जानता था, बस गाउन पे ना खड़ा हो गया, केस आया तो। आई वॉज फम्बलिंग इन माई फर्स्ट अपीयरेंस एंड इट वॉज द सिटिंग जज हु टोल्ड मी, इट इज़ योर फर्स्ट अपीयरेंस? आई सेड यस माय लॉर्ड्स। नो वरीज, कैरी ऑन। He had the courage to support a boy who was appearing for the first time. He had the courage to support a boy who had no law background. He had a courage to step into my feet and know me and feel what I was feeling. And that is why he said that. And probably because he said that, I had the courage to stand there for the second time. टेल मी, नेटवर्क्स कैसे बनते हैं? ये लाल चंदन के केस में व्हाट हैपेंस? क्योंकि अगर इतना ही रेस्ट्रिक्टेड गुड है तो एक तो पहले ये निकालना बहुत डिफ़िकल्ट होता होगा, फिर उसके बाद जंगलों से बाहर निकालना बहुत डिफ़िकल्ट होता होगा, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में लाना बहुत डिफ़िकल्ट होता होगा, फिर यहाँ से कस्टम पहुँचा के टैम्पर करना, बहुत बड़ा नेटवर्क हो। इसको बोलते हैं सरल भाषा में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। अ क्राइम, अ सिंडिकेट that does not only have the criminals but also white collar officers at every level who help them run this syndicate and run this crime to be termed as organized crime. एक particular commodity जिसको आप कभी उस क्षेत्र से बाहर ही नहीं ले जा सकते, वो 2000 किलोमीटर पोर्ट पे आ गया, किसी को पता नहीं चला। आप मान लोगे इस बात को? मैं तो नहीं मानता। कितने लैप्सेस, कितने हर्डल उसने क्रॉस किए, आप मान लोगे किसी की मदद के भी बिना किए? नहीं। आप मान लो, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ सर। लेट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट देखा है मैंने मेरे केस के अंदर कि ही वॉज अबाउट टू एक्सपोर्ट दिस प्रोडक्ट एंड देन द कंटेनर वॉज रेडेड बाय DRI। और उसमें उस सर्टिफिकेट में था कि टॉयलेटरीज ही है?
लेट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट आपको इश्यू ही तब होगा कि जब एज एन एक्सपोर्टर आपने जो प्रिस्क्रिप्शन बनाया है वो एग्जामिनेशन करने के बाद अगर मैच होता है तभी आपको लेट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट मिलेगा। वो लेट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट आपने ऑब्टेन कर रखा है, आपका गुड्स देश के बाहर जाने वाला है और एक एजेंसी है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो आके रेड करती है और उनको ये मिलती है। आप सुनिए, आप समझिए, ये बहुत ही ना समझने वाली बात है। आप सुनते हैं गुजरात में ड्रग्स मिला, करोड़ों का ड्रग्स मिला, ये मिला वो मिला, पकड़ा गया। मैं इसको किस तरह से देखता हूं कि पकड़ा गया, एक्सपोर्ट नहीं हुआ था, पकड़ा गया, इट वाज कॉट। एंड ये कितने हजारों करोड़ों का ड्रग्स है जो पकड़ा गया है। सो आई फ्रेंकली स्पीकिंग आई एम वेरी, इट इज़ अ वेरी कमेंडेबल जॉब बाय स्पेसिफिक agencies of Gujarat Police, including ATS Gujarat, including Narcotics Control Bureau Gujarat, that they are catching drugs worth thousands of crore at a port and not letting it go off. ये पकड़ा गया, ये कोई निंदा वाली बात नहीं है कि पकड़ा गया, गुजरात में मिला। अरे भाई मिला गुजरात में, पकड़ा पुलिस ने तब मिला, वरना आपको तो पता ही कहाँ था कि मिला, ये तो जाने वाला था। आप समझ रहे हैं, या तो देश के अंदर आता है। एग्जैक्टली। मैं कई बार पढ़ता हूँ ये कि अखबारों में आता है क्रिटिसिज्म। देखिए, निंदा करनी बहुत सही है, मैं खुद मानता हूँ कि गवर्नमेंट की निंदा करनी चाहिए, लेकिन ये ड्रग्स को लेके जो मुहिम हमारी गुजरात पुलिस चला रही है या ड्रग्स के अगेंस्ट में जो ये गुजरात पुलिस का एक पर्टिकुलर एक्ट है, ये कमेंडेबल है। इनका इंटेलिजेंस है तब ये ड्रग्स पकड़ा गया। और ये ड्रग्स कोई 5-6 करोड़ का नहीं पकड़ते सर, आप डेटा देखिए, हजारों करोड़ों का ड्रग्स सीज करते हैं। तो इट इज़ अ वेरी कमेंडेबल थिंग। ट्रू। यानी सारी जो स्मगल होने वाली चीज़ें वो पकड़ते हैं सब। आपका स्मगल कैसे, स्मगलिंग क्या है, आप शॉर्ट में स्मगलिंग को समझिए। स्मगलिंग क्या है? अगर हम इतनी लेवल पे पहुंच गए तो स्मगलिंग आज होती क्यों इन सब चीज़ों की? मैं वही समझा रहा हूँ आपको। स्मगलिंग क्या है? आपके पास एक कमोडिटी है जिसको आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, आपके पास परमिशन नहीं है उसको एक्सपोर्ट करने की। आपके पास कोई क्लाइंट है दुबई में या वर्ल्ड के किसी भी कोने में, वो उसको लेने के लिए तैयार है। आपको ग्रे मार्केट से आप सब पता चल जाता है, डार्क वेबसाइट्स पे सब कुछ है, डार्क वेब पे, कि आपको क्या है, कहाँ है, कैसे लेना है, क्या नहीं। आपके पास बायर है, आपके पास सेलर है, बस आपको एक रूट फिगर आउट करना है। रूट फिगर आउट कैसे करोगे? आप ही के ऑफिसर, आप ही के सरकार के, हर कोई बिकता है राज भाई, बस कीमत अलग अलग होती है। अगर आप सोचो, मैं आपको फिलॉसफी तो बोल नहीं रहा, मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ बोल रहा हूँ जो ऑलरेडी मैटर। गैंग्स हैं, डू यू नो नोन पीपल हु आर डूइंग दिस? बिल्कुल, क्लाइंट्स हैं मेरे कुछ जिनको मिलने में जाता हूँ दुबई। आपने सुना होगा काफ़ी एप्लीकेशंस के बारे में जो बैटिंग चलवाते हैं। आपने सुना होगा काफ़ी ऐसे लोगों के बारे में जो दुबई बैठे बैठे आज अपना बिजनेस इंडिया में कर रहे हैं। जैसे कि कुछ क्लाइंट्स हैं मेरे जो मुझे कहते हैं कि आपको मिलना ही पड़ेगा, आप दुबई आओ। मैं उनको जाता हूँ मिलने, मुझे बुलाया जाता है कि मुझे वो चीज़ें समझाना चाहते हैं कि सर हम इसमें फंस चुके हैं। कुछ रियली में जिनको मिलता हूँ वहाँ पे वो इनोसेंट होते हैं और बिज़नेस राइवलरी के थ्रू उनको फंसा दिया जाता है। और कुछ जिनको मैं मिलता हूँ वो खुद ही ऑर्गेनाइज क्राइम के मेंबर्स होते हैं। बट लॉ में अगेन आपके पास बेनिफिट है, अटर्नी क्लाइंट प्रिविलेज है कि आपके क्लाइंट के बारे में आपसे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पूछ नहीं सकती। सारे मेरे क्लाइंट्स हैं। आप मान के चलिए राज भाई, दुबई के अंदर ऐसे लोग हैं, दुबई के अंदर ऐसे लोग जिनसे मैं मिला हूँ, वो वहाँ बैठ के यहाँ के सिस्टम पे इतना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते। एक फ़ोन कॉल पे उनका इतना इन्फ्लुएंस है, जो लोग आपसे यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे हैं, कि आप और मैं सोच नहीं सकते। इस लेवल का इन्फ्लुएंस है उन लोगों का। क्या हो सकता है? इन्फ्लुएंस सिस्टम पे, इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स पे, इन्फ्लुएंस कोर्ट्स पे, इन्फ्लुएंस लॉयर्स पे। अभी रिसेंटली मेरे ही स्टेट की बात है, देश में तो होता ही है, एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ब्राइब लेते पकड़ा गया था। एक रीसेंट केस के अंदर हमारे
सेशंस कोर्ट के जजेस पे इंक्वायरी चल रही है, बहुत कुछ होता है राज भाई। आपको ये बात बहुत ही समझनी पड़ेगी कि इंडियन जुडिशरी के अंदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये एपेलेट कोर्ट है। आपकी फर्स्ट कोर्ट जो है वो सेशंस कोर्ट है, और वहीं पे जो है सारा बाजी पाँव तागड़ दिन्ना वो सेशंस कोर्ट में ही चलता है। It is very impossible or next to impossible if you tell me that some corrupt activities are going on in High Court and Supreme Court. No. I may say up to the extent that I have seen, no. But I may say yes, even if you tell no, that such activities are not going on in lower courts. ये होता है और हमने हमारी आंखों से देखा है कितनी बड़ी बड़ी मैटर्स में, कितनी मैटर्स में। बट अगर लोग कहीं दूसरे कंट्री में बैठे हुए और यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हवाला के थ्रू पैसा आना जाना होता होगा। बिल्कुल होता है। आज तो आपका आधुनिक ये चलता है बिटकॉइन। आपके बिटकॉइन के बाद ये चलने लग गया है अब ई वॉलेट, जिसमें पैसा रखते हो। आपको मोबाइल में भी रखने की ज़रूरत नहीं है। आप दुबई से यहाँ आ रहे हो, आपके साथ में एक चिप यहाँ पे भिजवा दूँ, आ गए 100 करोड़ रुपए, किसको पता चलने वाला है। यू हैव अ सिस्टम इन गुजरात एंड इन अक्रॉस इंडिया विच इज़ नोन एज आंगड़िया। थोड़े टाइम तक ये आंगड़िया ऐसा था कि आपको 5 करोड़ 6 करोड़ 7 करोड़ 8 करोड़ 20 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ जैसी जैसी आपको अमाउंट चाहिए वैसे आप आंगड़िया में डलवा दो। एक्स आदमी वाई के नाम से डलाता है, वाई जेड के नाम से डलाता है और आप खुद जाके ले लो। बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस कुछ साल से ये ट्रेंड चला है राज भाई कि अब आपको लेने भी नहीं जाना है। अब आपको वो आंगड़िया का आदमी आपको घर पे वो पैसे डिलीवर करने आएगा, घर के अंदर नहीं तो आप जहाँ पे उसको बुलाओगे वहाँ पे चार्ज लेगा, उसका बात अलग है, पर वो आएगा। बट जब ऐसे आपको पता है, सरकार को भी पता है, सबको पता है, तो फिर क्यों नहीं रोकते हैं? लीगल है, सब लीगल कर रखा है सब। लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसी को ये बात नहीं पता होगी, आपको ऐसा लगता है? सबको सब पता है। अहमदाबाद के अंदर जहाँ से मैं हूँ वहाँ के अंदर एक एरिया है रायपुर के अंदर एक पोड़ है, पोल कल्चर आपको पता होगा। अहमदाबाद के अंदर रतनपुर के अंदर पूरा मार्केट ही ये है आंगड़िया का, यही है पूरा मार्केट। अरे सर जगह जगह गांव आप नाम बोलो, सूरत डायमंड, 99% ऑफ द फाइनेस्ट डायमंड्स इन द वर्ल्ड आर पॉलिश्ड इन सूरत एंड देन एक्सपोर्टेड। क्या बात कर रहे हो आप सर? पैसा, दैट इज वाई इंडिया इज फेसिंग inflation. What is inflation? Persistent and consistent rises in the prices of commodity. Why? Because you don't have accounted money. Because of this angadiya and because of growing unaccounted flow of cash in the economy, you do not have control over the rising prices of basic goods. But ये पैसा unaccounted है, everybody knows this. तो क्यों रोका नहीं जाता इस पैसे? क्यों रोके? आपका फ़ायदा हो रहा है, मेरा फ़ायदा हो रहा है, सबका फ़ायदा हो रहा है, तो क्यों रोके? जो पिस रहा है वो तो नीचे। तो तभी तो मैं कह रहा हूँ कि 228 मिलियन पीपल इन इंडिया आर बिलो पॉवर्टी लाइन एंड यू आर टॉकिंग अबाउट गोइंग टू द मार्स। वेरी गुड, बट प्लीज़ रिमेंबर, इंडिया इज़ नॉट रिसाइडिंग इन बॉम्बे, इंडिया इज़ नॉट रिसाइडिंग इन अहमदाबाद, इंडिया इज़ नॉट रिसाइडिंग इन दिल्ली। इन द वर्ड्स ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी, इंडिया इज़ इन विलेजेस। You have to think about the people who live in village first. आपके गांव में, अरे सर आप छोड़ो, मेरे गांव के अंदर आज पक्का रोड नहीं है। मैं गुजरात के अंदर सबसे समृद्ध गांव है वहाँ से हूँ। मेरे गांव के आजू बाजू के क्षेत्र के अंदर मैक्सिमम लोग NRI हैं। मेरे गांव में मेरे घर के बाहर स्ट्रीट लाइट नहीं है और पक्का रोड नहीं है। ये आपको मैं 2025 की वास्तविकता बता रहा हूँ। तो हाउ आर पीपल ओपनली टेकिंग बेनिफिट ऑफ दिस लूप होल? क्या लूप होल है? लूप होल नहीं है जहाँ पे पैसा है बहुत। ये तो क्या है, यही तो है जिसमें मैं का फायदा मैं का है नुकसान। मैं का बढ़ता मान देखकर मैं की जलती जान। मेरा भी फायदा आपका भी फायदा है, तो दोनों चुप रहो। तीसरा है तीसरा जिसका कोई लेना देना नहीं, मजदूर ही रहेगा। बहुत कम होता है राज भाई कि रिक्शा चलाने वाले का बेटा कलेक्टर बना, मजदूर का बेटा ये बना। अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती लोगों को। अगर दी जाए ना सर, तो मैं आपको छाती ठोक के बोलता हूँ, ऐसा टैलेंट है इस देश के अंदर, ऐसा टैलेंट है इस देश के गाँव में स्पेसिफिकली, कि आप तुलना नहीं कर सकते, आप सोच नहीं सकते। मैंने आपको पहले भी कहा, भारत देश शहरों में बसता ही नहीं है। शहरों में तो वो बसते हैं जो ऑलरेडी एक समीकरण से ऊपर उठ गए। भारत आज भी गाँव में है। आपको मैं ऐसे गांव दिखाऊं जहां आज भी
वाईफाई तो छोड़ो, इंटरनेट तो छोड़ो, पक्के रोड नहीं है। मैं आपको ऐसे गांव दिखा सकता हूँ आज भी जहाँ पे अच्छे पोल्स नहीं लगे, जहाँ आज भी लाइट नहीं पहुँचती। मैं आपको ऐसे गांव दिखा सकता हूँ जहाँ सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्कूलें तो हैं पर अंदर पढ़ाने वाले टीचर नहीं हैं। मैं आपको ऐसी लॉ कॉलेजेस दिखा सकता हूँ सरकारी, जहाँ के अंदर लॉ स्कूल तो है, बिल्डिंग के नाम पे 4 क्लासरूम है, लेकिन अंदर प्रोफेसर ही नहीं है। ये हमारे देश की वास्तविकता है कि हमने कभी भी गांव में लोगों को या मध्यम वर्ग से नीचे से रहने वाले लोगों को एजुकेशन के ऊपर प्रायोरिटाइज करने की क्षमता और ताकत नहीं दी, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर वो पढ़ लिख गया तो वो वहाँ निकलेगा और वो ऐसा निकलेगा कि हम फिर उसको देख नहीं पाएंगे या वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा। बट कोई भी क्यों चाहेगा? हर कोई ये चाहेगा ना कि हमारे देश का हर इंसान पढ़े ताकि और ज़्यादा देश आगे निकले। तो अगर किसी का क्या फ़ायदा है किसी को नीचे रख? अगर आप पढ़ लिख गए तो आप सिस्टम समझ जाओगे, सिस्टम समझ गए तो आप वोट नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है वो झूठ बोल रहा है। 2025 की हम बात कर रहे हैं। आज भी आप और मैं यहाँ बैठा हूँ, आप वहाँ बैठे हो। आपने भी 2 दिन पहले अपना सोशल मीडिया देखा होगा, मैंने भी 2 दिन पहले मेरा सोशल मीडिया देखा होगा। जितने भी राज्यों में इलेक्शन चल रहे हैं, उन सभी इलेक्शनों को प्राइमरी किस चीज़ पे लड़ा जा रहा है? रोटी, कपड़ा, मकान। और कुछ हो तो बताइए। नहीं है। पता है क्यों? वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। तब से लेके आज तक हम केवल इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, रोटी, कपड़ा, मकान, रोटी, कपड़ा, मकान। जात का समीकरण तो बाद में आता है, उसको तो अभी अब छूना ही नहीं। वो तो बहुत ही, उसको छूने वाला मुद्दा ही नहीं है। वो बात अलग है कि किसकी क्या सोच है, लेकिन यही 3 मुद्दों पे हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम तुमको मकान देंगे, हम तुमको रोटी देंगे, हम तुमको नौकरी देंगे, हम तुमको ये करेंगे। उसके ऊपर अब आ ही नहीं पाए हैं आज तक। और जहाँ तक आपने जात के समीकरण की बात करी, कास्ट बेस्ड चीज़ों की, लोग लड़ते हैं इलेक्शन सर, उसके ऊपर ही भारत की राजनीति टिकी हुई है। एक पर्टिकुलर पार्टी समझती है कि एक पर्टिकुलर कास्ट और कम्युनिटी उसका वोट बैंक है। एक पर्टिकुलर पार्टी समझती है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी और एक पर्टिकुलर कास्ट उसका वोट बैंक है, जबकि कोई ये नहीं सोचता कि अ पर्सन शुड बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द कंटेंट ऑफ हिज कैरेक्टर एंड नॉट हिज कास्ट एंड रिलीजन। दिस इज वॉट यू नीड टू प्रीच टू दिस न्यू जेन जी जनरेशन दैट इज देयर, दैट प्लीज डोंट जज समवन on the basis of how he's looking. Please don't judge someone on what his or her possessions are, but please see, talk to them, talk to her, kindly see her thoughts, look at what the vision the person has and where does he wants to go. Tell me if you were given 100% power. Okay. Power in what way? In every way. Correct. कौन सा एक लॉ है इंडिया का जो आप चेंज करोगे, आप क्रिएट करोगे? एक बहुत ही ऐसी चीज़ से जो हमने हमारे रोज़ की जीवन में देखी है। आपने देखा, सुना है कभी स्कूल में या टीवी पे ऐड आती है मिड डे मील स्कीम? आपको पता है ऐसा कोई कानून ही नहीं था हमारे देश में। एक व्यक्ति था जिसको लगा कि भाई भारत तो गांव में बसता है, भारत तो यहाँ बसता ही नहीं है। तो एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा गांव का बच्चा जिसे शिक्षा तो मिल रही है, पर शिक्षा के साथ साथ अगर पौष्टिक खाना नहीं मिला तो वो कभी अच्छे से पढ़ नहीं पाएगा, उसका ध्यान केंद्रित पढ़ाई में नहीं रहेगा। तो उसने पिटीशन फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में कि स्टेट हैज़ टू एक्ट एज पेरेंट्स पार्शिया, और ये स्टेट की जवाबदारी रहेगी और केंद्र सरकार की जवाबदारी रहेगी। तो आज आप देख रहे हैं मिड डे मील प्रोग्राम है स्कूल में। हाँ, वो बात सही है कि करोड़ों का गफला होता है उसमें भी, क्योंकि हमने कुछ छोड़ा तो है नहीं करप्शन करने में किसी भी चीज़ में, लेकिन ये व्यवस्था तो है कि आज मोटा मोटा एक ऐसा गांव का बच्चा जो किसी भी कक्षा से, किसी भी क्षेत्र से आता है, उसको एक पौष्टिक खाना बिल्कुल मिलता है स्कूल में, कि जिसकी वजह से वो पढ़ाई कर सके। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मैं चाहूँगा पर्टिकुलरली कि इस देश के अंदर, हमारे देश के अंदर, एक तो है आपका रेप केस, दूसरा है आपका इकोनॉमिकल ऑफेंस, जिसके बारे में आजकल कोई बात नहीं करना चाहता। रेप केस को आप फास्ट ट्रैक पे कर दो,
कंपलसरी। कोई भी भारत के या हिंदुस्तान में किसी भी जगह पे एक रेप की FIR फटती है, वो सही है या गलत, हमें उससे लेना देना नहीं है। इन्वेस्टिगेशन होगा, ट्रायल खत्म होगा, तभी हमें पता चलेगा कि गलत केस था कि सही केस था। देयर हैज़ टू बी अ स्पेशल कोर्ट। मैं चाहूँगा कि इस देश के अंदर सबसे पहला बदलाव ही मैं ये लाऊंगा कि एक स्पेशल कोर्ट की मैं रचना करूँ हर एक ज़िले में। वो कोर्ट का खाली यही काम होगा कि दे हैव टू ओनली डील विद द बिजनेस ऑफ रेप केस, और किसी भी तरह से उसको 2 साल या 1.5 साल के अंदर उस केस को ख़त्म करना है। दैट हैज़ टू बी द टाइम फ्रेम दैट नीड्स टू बी गिवन। एक आपका ये हो गया। दूसरा ये हो गया इकोनॉमिकल ऑफेंस। समझना इस बात को, आप क्या समझते हो कि व्हाट इज़ द ट्रेंडिंग क्राइम इन इंडिया? इट इज़ नॉट किसी को मारना, इट इज़ नॉट एनीथिंग एल्स बट इकोनॉमिकल ऑफेंसेस। हमारी व्यवस्था में कुछ ऐसे सरकारी लोग हैं, हमारी व्यवस्था में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास ताकत है, पैसा है, लोगों को मैनेज करने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, लोग मैनेज वो कर सकते हैं, और तंत्र और सरकार में बैठे कुछ ऐसे अफसर और मंत्री जिनकी साठ गांठ से लाखों करोड़ों रुपया इंडिया के बाहर राउट हो जाता है एक स्कैम करने के बाद, और वो पैसा कभी भी ट्रेस नहीं होता। तो उसके पीछे एक पर्टिकुलरली एजेंसी को लगा के विद इमीडिएट इफेक्ट उस पर इन्वेस्टिगेशन करके 40 से 50 दिन में चार्जशीट फाइल होनी चाहिए, और उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट पे लाके आपको जो भी है उसका जजमेंट प्रोनाउंस कर देना चाहिए। These two changes is something that I would bring upon. And दूसरा, मुझे पता नहीं कितना मैटर करेगा या, पर ये रियलिटी है जो मुझे नहीं अच्छी लगती, जो मैं करना चाहूँगा। स्कूल में बचपन में बच्चा एडमिशन लेता है, छोटा बच्चा। ये मुझे तब पता चला जब मैंने ग्रेजुएशन में मैंने सेंट जेवियर्स कॉलेज में जब मैंने एडमिशन का फॉर्म भरा था, और ये कॉलम मैंने देखा, तब मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगा था यार। मेरे को लगा कि ये इसकी क्या ज़रूरत है। आप बच्चे का फॉर्म भरते हो स्कूल में, तो स्कूल में आपको ये पूछा जाता है कास्ट। ये नहीं होना चाहिए। जब आप स्कूल में किसी को एडमिशन दिलाने जाते हो ना, या आप अपने बच्चे को रखने जाते हो, तो आपको पूरा फॉर्म आएगा, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, ये वो। फिर नीचे एक साइड में कॉलम होगा कास्ट, उसके नीचे भी एक कॉलम होगा सब कास्ट। मतलब लिखो कि तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, और उसके अंदर भी सब कास्ट। क्रिश्चियन हो तो कैसे, हिंदू हो तो कैसे। तो ये कॉलम को मैं चाहूँगा कि एलिमिनेट कर दिया जाए, क्योंकि हम तो स्कूल और कॉलेजों में ये व्यवस्था बनाना चाहते हैं कि हम तो बच्चों को यही सिखाना चाहते हैं। आपको पता है राज भाई, आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल दिखाऊं। स्कूल में यूनिफॉर्म क्यों होता है? ऐसा मैंने एक बहुत ही, मेरे गुरुजी थे, अब इस दुनिया में नहीं है, उनका नाम था डॉक्टर इंदिरा दीवान। हिंदी साहित्य के काफ़ी अच्छे लेखिका थी वो, मैं उनको गुरु मानता हूँ। उन्होंने मुझे बहुत पढ़ाया। उन्होंने मुझे इस सवाल का जवाब दिया था कि स्कूल में यूनिफॉर्म क्यों होते हैं। जब मैं स्टीफेंस में पढ़ता था तो मेरे पिताजी मुझे साइकिल पे रखने आते थे, लेकिन मेरे साथ साथ बड़े बड़े डॉक्टरों के बच्चे भी पढ़ते थे, क्योंकि इतना बड़ा कॉन्वेंट स्कूल था। डॉक्टरों के बच्चे, बिजनेसमैन के बच्चे, तो कोई एम्बेसडर में आता था, कोई कार में आता था, लेकिन हम सब ग्रे पैंट वाइट शर्ट में आते थे। और मैं कोई कम नहीं लगता था उनसे, भले मैं एक रेलवे मैकेनिक का लड़का था। तो इसीलिए यूनिफॉर्म होता है स्कूल में, क्योंकि आप सब समान हो। ये आपकी पहली प्रीचिंग वहाँ से है। आपका यूनिफॉर्म रखने का कारण ही है कि यू ऑल आर इक्वल, irrespective of your caste, irrespective of how much money you have, irrespective of which community and which position your parents belong to. That is why there is a uniform in the school. One side, you want to teach your student that please judge everyone on the basis of their character and not on the content of the things or materials that they have. और दूसरी साइड आप ये disparity करके बैठे हो, समझ नहीं आता। तो ये बिल्कुल बदल जाना चाहिए। Well, perfect. On that note, thank you so much. It was pleasure having you. बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, मज़ा आया पॉडकास्ट बना के, एंड बहुत सारी कंट्री की रियलिटी आपने बताई, which was something that we know, but वो validate ज़्यादा कर दिया आपने, and something which we didn't know. And thanks to you कि इतनी courage के साथ आप बहुत बिना डरे चीज़ें बोलते जा रहे हो, which rarely people do. Are you genuinely not scared?
मैंने आपको पहले भी कहा, मैं सिर्फ महादेव से डरता हूँ और मेरे माँ बाप से डरता हूँ, और उत्कर्ष दवे ना कभी किसी से डरा है और ना किसी के सामने झुका है और ना झुकेगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट विथ एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग सर। थैंक यू राजभाई। हमारे गुजराती में कહેવત है राजभाई, જેમ ગોળ વિના મોડો કંસાર તેમ माँ विना सूनो संसार। जैसे गुड़ के बिना आपका हलवा एकदम फीका है, वैसे माँ के बिना ये पूरा संसार, इसकी कोई अहमियत नहीं। मेरी मम्मी को मेरे फादर कभी कुछ ना भी दें, आपको घर में किसी भी चीज़ की कमी महसूस कभी होगी ही नहीं। और आज भी मेरी मम्मी की ये व्यवस्था है, तो मैं पूरा जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये जो पोस्ट कॉर मैनेजमेंट की पूरी व्याख्या है, ये मैं मेरी मम्मी से सीखा। जो सोडा की हमारी जो लारी थी वो बंद होती थी रात को 2-2, 3-3 बजे, तो मेरे पापा को मैं मदद करता था थोड़ी, तब मेरे पापा अक्सर मुझे रास्ते में ऐसा कहा करते थे कि बेटा कुछ ऐसा करना कि दुनिया साहब कहे तुझे। मैंने तो बहुत लोगों को साहब बोल दिया, तो बस वो दिमाग में बात ऐसी छपी कि लाइफ में पहला मोटिवेशन वो था कि कुछ भी खो, अपने पापा को ठेला नहीं लगाने देना है। थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। अब आपको 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही बेहतर और वैल्यूएबल गेस्ट हम ला पाएंगे आपके लिए। नंबर 2, मुझे कमेंट्स में बताओ इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और क्या गंदा लगा, ताकि हम वो मिस्टेक्स रिपीट ना कर पाए। एंड कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो वापस हमारे पॉडकास्ट पे, ताकि हम उन्हें लेके आएँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे पाएँ। एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि one conversation can change someone's life. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.